बात लिखी है यहाँ पे कलिका के लिए, ध्यान रखना भाई, यहाँ करेक्शन होगा, या गांठ शब्द है ही नहीं। एक तरीके से यहाँ पर दो बातों को मिक्स कर दिया है। कैसे कि जब तना परिपक्व होता है तो हरा और शैशव होता है तो भूरा, गलत। तो एनसीईआरटी ने सारे एग्जाम्पल हटा दिए बेटा, सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, कार्य। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। अभी तो मॉर्फोलॉजी के अंदर बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, है ना। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि याद करने वाली चीज़ें अब थोड़ी सी कम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर आप कोई भी किसी भी पादप के अंदर उसकी बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पुष्प है, बीज है, फल है, तना है, पत्ती है, जड़ है, तो अगर पादपों में ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो वो किस प्रकार की है, अगर आप उसका अध्ययन करते हो तो उसे आप क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, है ना। तो ये अध्ययन का एक कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन पादपों के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म की आकारिकी का मतलब देखिए बेटा, एनसीईआरटी ने क्लियरली कह रखा है कि बाह्य आकारिकी का मतलब क्या हो गया, बाह्य संरचना से मतलब हो गया। ठीक है, बहुत विविधताएं पाई जाती है, फिर भी इस उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इस उच्च पादप में अभी अभी मैंने कहा बेटा कि इन उच्च पादपों में मूल होता है, स्तंभ होता है, पत्तियां होती है, पुष्प होती है, फल होता है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखती है। ठीक है, दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। वर्गीकरण का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, देन उसके बाद में हमने पादप जगत पढ़ा, तो उसकी बात कर रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे, और उसी के आधार पे यहाँ पर मॉर्फोलॉजी और उनके सभी लक्षणों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हमने मोनेरा को समझा, प्रोटिस्टा को समझा, पादप जगत को समझा, और जब पादप जगत को समझा तो उसके अंदर हम एंजियोस्पर्म को समझे। अब एंजियोस्पर्म में सारी संरचनाओं का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते बेटा मूल की। आप सबको पता है मूल एक किसी भी एंजियोस्पर्म का वो भाग होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, और मूल का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना, खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, है ना। ताकि ये पानी का अवशोषण करेगा तभी तो ये कहाँ भेजेगा, इसको पत्तियों तक पहुंचाएगा जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में जितने भी डाइकोटिलिडन बीज होते हैं, और बीज का निर्माण कहाँ से होता है, मतलब ये जो मूल का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, भ्रूण में एक मूलांकुर होता है। तो यहाँ पर मूल का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है, और उसी मूलांकुर से क्या निकलता है, प्राथमिक मूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूल के बारे में हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखना चाहें तो सबसे पहला शब्द तो यही आ जाएगा बेटा कि मूल कैसा भाग होता है, भूमिगत भाग होता है। भूमिगत भाग के अलावा मूल जो होता है उसका विकास कहाँ से होता है, मूलांकुर। मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये मूलांकुर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, भ्रूण के, है ना। तो भ्रूण से मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये यही बता रहे बेटा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो भी प्राथमिक मूल है वो मिट्टी में उगती है, और उसमें फिर क्या निकलती है, पार्श्वीय मूल। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी मूलांकुर से मूल निकलती है, ये लीजिए मूलांकुर, और यहाँ पर जो पहली मूल होती है उसे आप क्या कहते हैं, प्राथमिक मूल, और इसी प्राथमिक मूल से पार्श्वीय मूल निकलती है तो इसे कह देते हैं सेकेंडरी रूट। इसी तरीके से यहाँ से निकलती है तो टर्शरी रूट। तो मूलांकुर से जो पहली रूट निकलती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, मूलांकुर से जो पहली रूट निकलेगी, वृद्धि करेगी, उसे आप क्या कहते हैं, प्राथमिक मूल। और प्राथमिक मूल से फिर आगे जो भी वृद्धि करेगी उसे क्या कहते हैं, पार्श्वीय मूल, और वो एक पूरा तंत्र बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये उसके बाद लिखा है ना, पार्श्वीय मूल में जिन्हें द्वितीयक तृतीयक मूल कहते हैं, जो अभी मैंने बनाया है ना, इनकी शाखाएं मिलकर क्या बनाती है, मुसला मूल तंत्र। यानी जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया आपको वो किसका था, मुसला मूल तंत्र का था। इसका उदाहरण किस में पाया जाता है बेटा, मुसला मूल सरसों के पौधे में। यानी कि आने का मतलब है कि मुसला मूल तंत्र द्विबीजपत्री में होता है। उसका एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, कौन सा, सरसों के अंदर। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल जो होती है वो कैसी होती है, अल्पायु। यानी कि हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये तो जो डायग्राम मैंने बनाया है ये किसका है भाई, मुसला मूल तंत्र का है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाती हूँ बेटा, तो मूलांकुर से जो भी रूट निकलती है, ये मूलांकुर थी
और मूलांकुर से जो भी रूट निकलती है यहाँ पे, ये क्या हो जाती है, हासित हो जाती है, ये विकसित नहीं होती बेटा। जैसे यहाँ पे ये विकसित हुई है ना पूरी की पूरी, यहाँ पर ये विकसित नहीं होती है। तो ये इसी की बात कह रहे बेटा कि एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल कैसी होती है, अल्पायु पाई जाती है, और इसके स्थान पर अनेक मूल, इनके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार भाग से निकलती है। इसका मतलब जकड़ा मूल तंत्र जो होती है, अगर मैं यहाँ पे तना बनाती हूँ बेटा इस तरीके से, ऊपर ये क्या है, तना है, तना किससे निकलता है, पूरा के पूरा वृद्धि करता है प्रांकुर से, और मूलांकुर से नीचे ये प्राथमिक मूल निकली थी, तो प्राथमिक मूल अल्पायु हो जाती बेटा, और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये ज़्यादा विकसित नहीं होती है। तो फिर जड़ें कहाँ से निकलती है, जड़ें यहाँ पर तने के आधारीय भाग से निकलती है। हासित मूल तो आपको दिख ही रही बेटा, ये इसका तो कुछ भी नहीं होता है, अल्पायु होती है इसकी। तने के आधारी भाग से ये जो संरचनाएं निकल रही है बेटा, ये आपकी जो मूल बनाएगी, जो तंत्र बनाएगी, वो कौन सा तंत्र बनाती है, झगड़ा मूल तंत्र। और ये झगड़ा मूल तंत्र जनरली किस में होता है, एक बीजपत्री में, मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट होता है, सामान्यतः, है ना, नॉट ऑलवेज, सामान्यतः ये होता है। और मुसला मूल तंत्र जनरली किस में होता है बच्चों, डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है, द्विबीजपत्री में सामान्यतः। तो ये मोनोकॉट के अंदर हो जाएगा। मोनोकॉट प्लांट में कौन सा रहेगा, झगड़ा मूल तंत्र, और यहाँ पे कौन सा रहता है आपका, मुसला मूल तंत्र। नेक्स्ट आता है एक बीजपत्री में इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है बेटा, वो बेसिकली कौन सा लिया है, गेहूं का। तो आपको एक एक एग्जाम्पल ही याद करने बच्चों, मुसला मूल तंत्र में सरसों और झगड़ा मूल तंत्र में गेहूं, ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर। अब घास बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से भी निकलती है, यानी हमारे पास में दो एग्जाम्पल और है बेटा, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मूल तने के आधार से ही निकले, और भी बहुत सारे भाग है जहाँ से मूल का निर्माण हो सकता है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो उसके एग्जाम्पल हम कहते हैं उसे अपस्थानिक मूल, जो मूलांकुर के अलावा निकलती है मूल, उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल। और ये अपस्थानिक मूल जो होती है जनरली किसमें, हमारे कोर्स में जो दे रखा है, घास और बरगद में, मूलांकुर की बजाय अन्य भाग से। तो ये अन्य भाग जो है बेटा, ये मैं अभी आपसे पूछूंगी, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अन्य भाग कैसे बेटा, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी पादप है, इस पादप में ये तना है, या तो यहाँ पर इस तने की सबसे निचली पर्व संधि से, ये देखिए ये सबसे निचली पर्व संधि है, यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, जड़ें निकलेगी, है ना। तो ये पर्व संधि है, और दो पर्व संधि के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये पर्व। तो पर्व से नहीं निकलती बेटा, सबसे निचले वाली पर्व संधि से यहाँ पे ये रूट निकलती है। तो इन्हें जो ये जो रूट होती है, ये तने को क्या देती है, सहारा देती है, यांत्रिक सहारा देती है। तो इन वाली रूट को हम कहते हैं बेटा स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। और ये जनरली मोनोकोटिलेडन पादपों में पाई जाती है, क्योंकि उनका तना पतला होता है, तो उनको सपोर्ट चाहिए ताकि वो इधर उधर नीचे ना गिरे। तो सबसे नीचे वाली पर्व संधि से निकलती है। तो मूलांकुर तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे, तो अन्य भाग कौन से हुए, पर्व संधि। कहाँ पे पाई जाती है, तने पर, मुख्य तने के पर्व संधि पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करते बेटा, और कहाँ से निकल सकती है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, इनसे पर्व संधि से जो शाखाएं निकलेगी, इन शाखाओं के ऊपर भी तो पर्व संधि होती है ना। तो शाखाओं से पर्व संधि से जो जड़ें निकलती है, यहाँ से ये जड़ें बेटा, ये भी अपस्थानिक जड़ें हैं, इन्हें कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। तो ये प्रॉप रूट किस कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बेटा शाखा की पर्व संधि से। तो ये रही बेटा शाखा की पर्व संधि। और ये जो निकलती है बेटा, ये किसकी पर्व संधि से निकलती है, तने की पर्व संधि से स्टिल्ट रूट निकली, और शाखा की पर्व संधि से कौन सी निकली बेटा, प्रॉप रूट निकली। तो यहाँ पर ये जो प्रॉप रूट है, इसका एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा बेटा बरगद में आपने देखा होगा कि ऊपर जो शाखाओं की तने होती है, उससे लंबी लंबी जड़ें निकलती है। वो जड़ें क्यों है, कि क्योंकि जड़ें हमेशा गुरुत्व की तरफ क्या करती है, गति करती है, तो वो नीचे की तरफ वृद्धि कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे गन्ना है ना, मक्का है, गेहूं है, उनमें आपको सबसे नीचे की तरफ आपको ये जड़ें दिखाई देती है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे कहा गया है बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे घास में भी है, हर पर्व संधि से नीचे क्या निकलती है, वहाँ पे जड़ें निकलती है। तो अपस्थानिक का हमारे पास में दो एग्जाम्पल आ गए, घास और बरगद, ठीक है, निकलती है यहाँ पे, इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मिट्टी के अंदर क्या बनाए रखना, पकड़, ताकि उसको यांत्रिक सहारा मिले, वो इधर उधर न गिरे पादप, ठीक है। तीसरा बेटा
ये भोजन का संचयन करता है। जैसे आपने देखा होगा गाजर है, मूली है ना, तो ये गाजर मूली वगैरह जो भी हम खाते हैं वो जड़ें हैं बेटा, जो कि क्या है, भूमिगत है। ये प्राथमिक मूल के खाद्य संग्रहण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप नियमों का संश्लेषण मतलब पीजीआर, प्लांट रेगुलेटर्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, इसको कहते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इनका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के मेनली कितने कार्य हो गए बेटा, 4। पहला कार्य तो हो गया, ये जल और खनिज का अवशोषण करता है, यांत्रिक सहारा देता है और खाद्य संचयन करता है और पीजीआर का संश्लेषण करता है। मूल तंत्र कितने प्रकार के हो गए बेटा, 3 प्रकार के, मुसला मूल तंत्र, झगड़ा मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। और जो भी मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने खाद्य संग्रहण का तो नहीं दिया है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया बेटा। शकरकंद है, गाजर है, मूली है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बेटा, जड़ों के एग्जाम्पल हैं जो कि खाने के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं। फिर आता है मुसला मूल का ये डायग्राम जो दे रखा है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, ये किसकी रिगार्डिंग दे रखा है, सरसों। ये जो दे रखा है बेटा, ये यहाँ पे अपस्थानिक मूल के रिगार्डिंग दे रखा है। तो आपको घास दिख रही होगी यहाँ पे, पर यहाँ पे फाइब्रस, वही बेटा झकड़ा मूल तंत्र के लिए दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है झकड़ा मूल तंत्र। यहाँ पे सरसों में कौन सा था, मुसला मूल तंत्र लिखा हुआ ही है। और ये बेटा मॉन्स्टेरा का एक डायग्राम है, यहाँ पर मॉन्स्टेरा, ये पूछा जाता है भाई, मॉन्स्टेरा लिखा हुआ नहीं है, पर ये जो डायग्राम है वो मॉन्स्टेरा का है बेटा, ना ये घास का है ना ही ये बरगद का है। ये किसका डायग्राम है, मॉन्स्टेरा, जिसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है। और कहाँ से निकलती है बेटा, पर्व संधि से निकलती हुई आपको जड़ें दिखती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मूल के क्षेत्र। अगर मैं मूल का डायग्राम बनाती हूँ बेटा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें मूल के 3 मतलब क्षेत्र दिखाई देते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्षेत्र जिसे आप कहते हैं विभज्योतक क्षेत्र। ये पहला क्षेत्र जो होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है, विभज्योतक। इस विभज्योतक क्षेत्र के अंदर, ये जो विभज्योतक क्षेत्र होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, छोटी छोटी। तो यहाँ पर विभज्योतक क्षेत्र के अंदर हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आने चाहिए कि इधर इस क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती है, छोटी कोशिकाएं होती हैं। छोटी कोशिकाओं के अलावा यहाँ पर अंतराकोशिकीय अवकाश जो 2 सेल के बीच में होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये अंतराकोशिक अवकाश क्या होगा, एब्सेंट। इसमें जो भी आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो सघन होता है। केंद्रक किसके अंदर कैसा होगा, स्पष्ट होगा। केंद्रक, और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ, और वो कैसी होती है, पतली। और ऐसी जगह में जो भी कोशिकाएं होती है, इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। ये रहा सेल डिवीजन की कैपेसिटी। ठीक है बेटा, तो ये विभज्योतक क्षेत्र होता है, मूल का पहला क्षेत्र होता है। और इसी क्षेत्र को बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक बहुकोशिकीय संरचना होती है जिसे कहते हैं हम रूट कैप, मूल गोप। ये रहा बेटा मूल गोप। मूल गोप एक ऐसी संरचना होती है जो कि इस विभज्योतक क्षेत्र को क्या देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होती है बेटा, पतली होती है। तो ऐसा होता है कि जैसे मृदा में अगर कोई भी रूट जाएगी तो वो मिट्टी से क्या कर सकती है, घर्षण। तो घर्षण से ये प्राइमरी भाग क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो इस मूल गोप की कोशिकाओं के अंदर गोल्जी बॉडी क्या होती है, ज़्यादा। तो गोल्जी का यहाँ पे अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब यहाँ पे श्लेष्मा का स्रवण भी क्या होता है, ज़्यादा। और श्लेष्मा के स्रवण से फिर ये स्नेहक की तरह रूट का होती है, अंदर की तरफ वृद्धि करती रहती है। तो ये है बेटा इसका पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र अगर हम बात करते हैं जस्ट इसके ऊपर की तरफ, ये वाला, तो यही कोशिकाएं कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और किसी भी मूल की वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि करने के लिए सहायक होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेकंड भाग होता है क्षेत्र का, उसे कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र।
इसका जो समीपस्थ भाग होता है, जहाँ से ये शुरुआत करता है, वो कौन सा भाग है इसका? विभज्योतक भाग। क्योंकि जहाँ से किसी की चीज़ की शुरुआत होती है, जैसे मान लो ये दीर्घीकरण क्षेत्र शुरू हुआ, ये किसके समीप है? विभज्योतक क्षेत्र के समीप है। यहाँ पे दीर्घीकरण क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, रिक्तिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा तो थी, पर अब वो बड़ी हो जाती है रिक्तिका, जिससे ये कोशिकाएं जो छोटी दिख रही थी अब कैसी दिखेगी? बड़ी दिखेगी, है ना। तो रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए यही क्षेत्र होता है बेटा। जस्ट इसके ऊपर की तरफ इसी क्षेत्र का तीसरा भाग पाया जाता है। ये कोशिकाएं अब किस जोन में चली जाती हैं? इसे कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र। और इस परिपक्वन क्षेत्र के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यूनिसेलुलर मूल रोम निकलते हैं, और मूल रोम जो होते हैं ये अवशोषण का कार्य करते हैं। तो असंख्य संख्या में मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पतले होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। जैसे मूल गोप तो कैसा होता है? मल्टी सेल्युलर। मूल गोप कैसा होता है? बहुकोशिक। पर अगर मैं मूल रोम की बात करती हूँ बेटा, तो मूल रोम जो होता है वो कैसा होता है? यूनिसेल्युलर। और ये कौन से भाग से निकलता है आपका? परिपक्वन क्षेत्र से। यहाँ पर अच्छा, दीर्घीकरण क्षेत्र के अंदर ये जो सेल आती है, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन का कैपेसिटी सिर्फ कौन से क्षेत्र की कोशिकाओं में होता है बच्चों? विभज्योतक में। इसी तरीके से ये कोशिकाएं जब ऊपर चली जाती है तो इनमें भी सेल डिवीजन का कैपेसिटी नहीं रहता है, एब्सेंट होता है। और यहाँ पर जो भी कोशिकाएं आएंगी वो एक तरीके से क्या हो जाती है? विभेदित। यानी ये कोशिकाएं जब इधर आएंगी ना, तो यहाँ पर इनका कार्य और संरचना जो होती है वो डिसाइड हो जाती है, जबकि यहाँ पर डिसीजन नहीं होता बेटा। विभज्योतक क्षेत्र में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कैसी होती है? अविभेदित। अविभेदित वो कोशिकाएं होती है जिनका कोई भी कार्य और संरचना निर्धारित नहीं होती है। तो ये बेटा मूल के अंदर 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अब देखिए इसे एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से बताया गया है। सबसे पहले मूल का शीर्ष, अभी मैंने आपको बताया बेटा, अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाता है? मूल गोप। यानी उल्टे अंगूठे की तरह अगर हम बात करें तो जो भी आपका विभज्योतक क्षेत्र होता है वो किससे कवर रहता है? मूल गोप से कवर रहता है। कोमल शीर्ष की रक्षा करता है। कोमल शीर्ष मतलब विभज्योतक। तो ये विभज्योतक क्षेत्र की रक्षा करता है कौन? मूल गोप। मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर ही कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा? मेरिस्टेमेटिक। यानी मूल गोप के ऊपर की तरफ क्या है आपका? कुछ ही मिलीमीटर ऊपर विभज्योतक क्षेत्र आ जाता है। इस विभज्योतक क्षेत्र में कौन सी कोशिका भित्ति होती है? पतली होती है। साइज कैसा होता है कोशिकाओं का? छोटा होता है। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? सघन होता है। और बारंबार विभाजन की क्षमता होती है इसके अंदर। यानी कि विभज्योतक क्षेत्र के बारे में ये यहाँ पर इतनी बातें बताई गई है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करती है और मूल की लंबाई को बढ़ाती है। तो ये किसकी बात चल रही है बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र की। कि विभज्योतक क्षेत्र जैसे ही खत्म होता है, जहाँ तक होता है सेल डिवीजन का कैपेसिटी, जस्ट थोड़ी देर ऊपर ही आपका क्या शुरू हो जाता है? दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता, परिपक्वता आती है। इसीलिए दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिपक्व क्षेत्र। यानी कि परिपक्वन क्षेत्र का जो भी समीपस्थ सिरा होगा, जो उसके पास है, वो हमेशा क्या कहलाता है? मैचुरेशन। दीर्घीकरण के पास में कौन सा होगा? मैचुरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, जो अभी हमने बनाया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि दीर्घीकरण का समीपस्थ सिरा किसके समीप है? विभज्योतक। परिपक्वन क्षेत्र का समीपस्थ सिरा किसके पास है? दीर्घीकरण। तो जहां से कोई चीज शुरू होती है उसे कहते हैं समीपस्थ सिरा। ठीक है। इस क्षेत्र से बहुत पतली कोमल धागे नुमा संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? मूल रोम। जो अभी मैंने बनाया था, कहाँ बनाया था? परिपक्वन क्षेत्र में बनाया था। और ये मूल रोम क्या करते हैं? मिट्टी से खनिज और लवणों का अवशोषण करते हैं, और अवशोषण की सतह क्षेत्रफल को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है बेटा। मैंने जो बनाया था ये मूल गोप है पूरा के पूरा। यहाँ पर आपका विभज्योतक क्षेत्र आ जाता है, ये आपका दीर्घीकरण क्षेत्र है, और ये अंदर की तरफ आपका क्या है? परिपक्वन क्षेत्र। और यहाँ से क्या निकले हुए हैं? आपके मूल रोम निकले हुए। तो मूल रोम, अगर मूल के क्षेत्र पूछे तो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? विभज्योतक हो गया, दीर्घीकरण हो गया और परिपक्वन हो गया। और हर क्षेत्र का एक अपना अपना कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा तना। तने के बारे में आपको पता होना भी चाहिए, और बहुत इजी है कि तना कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग होता है। और वायवीय भाग अगर आप तने को बोलते हो तो उसमें कुछ न कुछ तो लक्षण होंगे। तो वायवीय भाग में किसी भी तने के ऊपर क्या क्या संरचनाएं होती है? उस पर शाखाएं लगी होती है, पत्तियां होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं, है ना। तो अगर आपको तने
और मूल में विभेदन करना है, तो ये सबसे बड़ा विभेदन है बेटा, कि ये सारी संरचनाएं मूल में नहीं होती, कहाँ होती है, तने के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये अंकुरित बीज के कहाँ से निकलता है भाई, भ्रूण के। ये क्या लिखा हुआ है, भ्रूण। भ्रूण के कौन से भाग से, प्रांकुर। मूल कहाँ से निकलती है, मूलांकुर से। तो ये प्रांकुर से आपका तना निकलता है और तने पर क्या होती है, पर्व और पर्व संधियां। गांठ मतलब क्या हो गया आपका, पर्व संधि। पोरियां क्या हो गया बेटा, पर्व। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा एनसीईआरटी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि यहाँ पर ये गांठ पर्व संधि हो गया और पोरिया क्या हो गया, इंटरनोड। दो पर्व संधि के बीच वाली जगह को पोरिया कहते हैं अपन। तने के उस क्षेत्र में जहां हरी पत्तियां निकलती उसे क्या कहते हैं बेटा, गांठ। तो अब गांठ को या तो आप एक बार बेटा समझ लीजिए दिमाग से कि भैया इस संरचना को आप क्या कहते हैं, नोड। यानी हमेशा पत्तियां कहाँ से निकलती है बच्चों, नोड से निकलती है, पर्व संधि से निकलती है, इसको ध्यान रखना। गांठें जो भी अब यहाँ पर ये जो कह रहा है ना बेटा, ये बेसिकली गांठें अंतस्थ या कक्षस्थ हो सकती है। तो ये कलिका की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है, कलिका। या तो हम ये बोले कि कोई भी पत्ती जब अपन बनाते हैं तो इस पत्ती के यहाँ पे कलिकाएं होती बेटा, समझ रहे, पत्ती के नीचे की तरफ पर्व संधि पर क्या पाई जाती है, कलिका। चाहे कलिका बोलो चाहे ये पर्व संधि बोलो। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं बता देती हूँ कि जो पर्व संधि होती है वहां पर कलिका निकलती है बेटा। तो यहाँ पर अगर ये नोड के लिए है तो बेटा नोड तो आपका अंतस्थ और कक्षस्थ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी है बेटा, ये किसके लिए लिखी है भाई, ये बात लिखी है यहाँ पे कलिका के लिए। ध्यान रखना भाई, यहाँ करेक्शन होगा, या गांठ शब्द है ही नहीं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है उसे एक तरीके से यहाँ पर दो बातों को मिक्स कर दिया है। कैसे, हमें पता है पत्तियां कहाँ से निकलती है, पर्व संधि से। कहाँ से निकलती बेटा, पर्व संधि से, ये बिल्कुल सही है। पर आगे ये लिखना चाहिए बेटा कि कोई भी पर्व संधि जहाँ से पत्तियां निकलती है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, कलिका होती है। और वो कलिका या तो कैसी होती है, कक्षस्थ, या फिर कलिका कहाँ पे होती है, शीर्षस्थ, सबसे ऊपर। तो ये यहाँ पे गांठे नहीं आएगा बेटा, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पे क्या आएगा, कलिका आएगा। तो कलिका देख लीजिए बेटा, पर्व संधि पर होती है और पत्ती भी कहाँ पे होती है, पर्व संधि पर ही निकलती है वो। तो दो चीजें इन्होंने मिक्स कर दी हिंदी मीडियम में, जो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। तना जब भी शैशव होता है तो तना कैसा दिखेगा बेटा, हरा। और जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, काष्ठीय होता है, तो वो कैसा हो जाता है, भूरा। तो ये उल्टा करके पूछा जाता है बेटा कि जब तना परिपक्व होता है तो हरा और शैशव होता है तो भूरा। गलत, जब शैशव होता है तो क्या होता है, हरा, और परिपक्व होने पर कैसा हो जाता है, भूरा। तो ये ध्यान रखना है। तने का प्रमुख कार्य क्या होगा भाई, तने का प्रमुख कार्य होता है बेटा कि इसके ऊपर पत्ती, फूल, फल, ये सभी को धारण करता है और उसके ऊपर अरेंज रहता है। और जो भी पानी, खनिज, जल और प्रकाश संश्लेषी पदार्थ है उसका परिवहन करता है। अवशोषण का काम कौन करता है, मूल। और परिवहन का कार्य यहाँ पे जब तना नहीं होगा लंबा तो पत्तियों तक कैसे जाएगा बेटा, तो बेसिकली उसके परिवहन में कौन मदद करता है, यहाँ पे तना। जो भी अवशोषण हुआ है उसके बाद में तने में भोजन संग्रहण भी होता है बेटा। भोजन संग्रहण की अगर मैं लिस्ट बनाती हूँ तो आपके पास में बहुत सारे नाम है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आलू है ना, उसी तरीके से आपकी हल्दी है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, जमीकंद है। ये सब क्या कर रहे हैं, भोजन का संग्रहण ही तो कर रहे हैं। जो भूमिगत होते हैं तने वो भोजन का संग्रहण करते हैं। सहारा देने में, यांत्रिक सहारा के लिए भी होता है बेटा, चढ़ने में भी सहायता करते हैं, सुरक्षा भी देते हैं। सुरक्षा कैसे, जैसे मान लो कायिक प्रवर्धन कर रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ तने की जो संरचना होती है या शाखा जो होती है, जब आप उसे कट करते हो तो वो नया पौधा बना लेती है। तो ये जो भी कायिक प्रवर्धन होता है ये तने के द्वारा हो सकता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, ये अब इन्होंने एनसीईआरटी ने हटा दिया, जैसे रनर है, सकर है ना, स्टोलन है, ये सब तने के रूपांतरण है बच्चों। ऑफसेट है, तो इनके द्वारा कायिक प्रवर्धन आसानी से हो सकता है। सुरक्षा है, तो जो कक्षस्थ कलिका होती है वो क्या बना लेती है, कंटक निर्माण कर लेती है। तो ऐसे पौधे जिसके अंदर कक्षस्थ कलिका कंटक निर्माण करती है वो उस पौधे को कोई खाता ही नहीं है, तो सुरक्षा हो जाती है पादप की। तो जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है वो तने में रूपांतरण की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, रूपांतरण। वो रूपांतरण भूमिगत भी हो सकता है, वायवीय भी हो सकता है और अर्धवायवीय भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी ने सारे एग्जाम्पल हटा दिए बेटा, सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, कार्य। तो कार्य के अंदर, डायरेक्ट के अंदर सबसे पहला काम जो आएगा इसका, वो पहला कार्य क्या आ जाएगा, भोजन संग्रहण।
सहारा प्रदान करना, सुरक्षा देना और कायिक प्रवर्धन। पहले ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई थी पिछले साल की एनसीईआरटी के अंदर, अब इन्होंने डायरेक्ट ही इन्होंने फंक्शंस बता दिए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तने का इन्होंने डायग्राम्स भी नहीं दिए हैं बेटा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोर्स कम होने से फ़ायदा है या नुकसान है मुझे नहीं पता, बट बच्चे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर माइनस करते हैं और हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हम पुराने एग्जाम्पल याद करके बैठ भी गए तो वो वहाँ पर पूछेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। कॉन्सेप्ट आता है कहीं पे तो आप जिक्र कर सकते हो कि किस रूप में वो सहारा देते हैं, किस रूप के अंदर वो भोजन संग्रहण करते हैं, तो आप वहाँ पर एक बेस ले सकते हो, पर एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं उसके। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम पत्ती, यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर जो हमें दिखता है बेटा, उसमें टोटल हमारे पास में 5 संरचनाएं होती है। तना, पत्ती, तना, मूल, पत्ती, फल और बीज, जिसमें से 2 हमारे डिस्कस हो चुके हैं, मूल और तना। अब हम बात करते हैं पत्ती की। ठीक है, तीसरा जो हमें संरचना दिखती है मॉर्फोलॉजी के अंदर, पौधों के अंदर, तो पत्तियां हमेशा कैसी दिखती है भाई, पार्श्वीय। संरचना कैसी होती है, चपटी। पत्तियां सभी को पता है चपटी ही होती है, पार्श्वीय होती है और तने पर लगी होती है। और ये कहाँ पे होती है बेटा, गांठ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पत्तियां हमेशा किस पे लगती है बेटा, नोड। तो आप एक चीज को याद कर लीजिए, ताकि आप अगर उल्टा सीधा भी लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो बेटा। गांठ है मतलब क्या हो गया, नोड। तो जहां जहां पर भी नोड आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, वहां से कलिका निकलती है, वहां से पत्ती का निर्माण होता है, वहीं से शाखा का निर्माण होता है। तो वो जगह आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके कक्ष में क्या होती है, कलिका। अभी अभी मैंने कहा था पत्ती के कक्ष में, देखो डायग्राम मैंने बनाया था, तो इस पत्ती के कक्ष में क्या निकल रही थी, कलिका निकल रही थी। ये कलिका कैसी हो सकती है, कक्षस्थ या फिर शीर्षस्थ, 2 जगह पे हो सकती है ये। कक्षस्थ कलिका बाद में क्या बनाती है, शाखा। अब ये कलिका में रूपांतरण बहुत पाया जाता है बेटा। ये कक्षस्थ कलिका प्रतान बना सकती है, कांटे बना सकती है और शाखा भी बना सकती है। तो ये रूपांतरण है किसका, कक्षस्थ कलिका का। और पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से विकसित होती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है बेटा, विभज्योतक, जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर पाया जाता है, जिससे प्राथमिक वृद्धि होती है। तो ये पत्तियां कौन से मेरिस्टेम से बनती है बेटा, शीर्षस्थ। क्योंकि विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्वेशी, एक होता है पार्श्वीय और एक होता है शीर्षस्थ। तो ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम से क्या बनती है, पत्तियां, जिसमें लंबाई में वृद्धि होने में ये सहायता करता है। ये पत्तियां अग्राभिसारी क्रम, अग्राभिसारी का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी नई पत्तियां होती हैं वो हमेशा कहाँ लगती है, सबसे ऊपर की तरफ। आपने देखा भी होगा कि जब भी पादप में नई पत्तियां हमेशा कहाँ लगती है, ऊपर की तरफ लगती है। तो जब आपकी नई पत्तियां ऊपर होती है और पुरानी पत्तियां कहाँ पे होती है, नीचे, ये पुरानी पत्ती है, तो इस प्रकार की कंडीशन को आप कौन सा क्रम बोलते हैं भाई, अग्राभिसारी क्रम। तो अग्राभिसारी क्रम में ये चीज पाई जाती है, नई पत्ती हमेशा कहाँ पे होती है, ऊपर, और पुरानी पत्ती हमेशा नीचे, निचले भाग में। तो ये वृद्धि करते बेटा। ठीक है, तो अग्राभिसारी क्रम का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पत्ती में कितने भाग होते बेटा, 3 भाग। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ कि ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं किसी भी पत्ती के अंदर। तो इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तना है, तने में ये पर्व संधि बनाई मैंने। जिस भाग से कोई भी पत्ती किसी पर्व संधि से जुड़ती है उस भाग को हम कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं इसे, वो भाग जो पर्व संधि से जुड़ता है, ये वाला पर्णाधार। इस पर्णाधार से एक तंतुमय संरचना निकलती है जिसे कहते हैं पर्णवृंत। और पर्णवृंत का आगे वाला भाग जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, बहुत ही चपटा भाग। इसमें मध्य शिरा होती है, ये शिराएं होती है और शिराओं के साथ में शिरिकाएं निकलती है और ऐसे जाल बनाती है। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, स्तरिका। ये किसी भी पत्ती का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है बेटा। और पर्णवृंत लचीला भाग होता है ताकि पत्ती हवा के साथ में मंडराए, न तो ये ज़्यादा कठोर होता है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट। ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो नीचे गिर जाएगा, कठोर होगा तो ये टूट जाएगा। तो इसीलिए ये पर्णवृंत जो होता है ये कोलेन काइमा का बनता है बेटा। किसका बनता है, कोलेन काइमा।
ताकि ये लचीली भी रहे और स्टिफ भी रहे। और इस तरीका में तो फोटोसिंथेसिस का मेन भाग होता है ये, तो यहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो अब देखिए बेटा, पत्ती के 3 भाग में सबसे पहला पर्णाधार, जो सबसे नीचे मैंने अभी बताया था, दूसरा भाग पर्णवृंत, और तीसरा चौड़ा भाग क्या होता है, स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ती है। मैंने अभी बताया था जो भाग होता है, इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, अनुपर्ण। यानी जो मैंने पत्ती बनाई बेटा, इसके नीचे यहाँ पे पर्णाधार के समीप ही यहाँ पर 2 छोटी पत्तियां ऐसे निकलती है, ऐसे, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, अनुपर्ण। तो जिस पत्ती में अनुपर्ण होता है उसे अनुपर्णी पत्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपर्णी पत्तियां, क्योंकि यहाँ पर नीचे पर्णाधार के पास में ही पत्ती नुमा संरचनाएं आसपास में निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, अनुपर्ण। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा या आंशिक रूप से ढक लेता है, और कुछ लेग्यूमन एंड अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। अब देखो, ये और भी अच्छी चीज बताइए यहाँ पे एनसीईआरटी ने, इन्होंने ये कहा है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो पर्णाधार होता है, ये पर्णाधार पूरा ऐसे फैल जाता है और ये तने को क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये किसकी संरचना है बच्चों, ये है पर्णाधार। तो यहाँ पे जो भी एक बीजपत्री होते हैं, ये पर्णाधार जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पर्णाधार का हम कह सकते हैं पर्णाच्छद। किस रूप में दिख रहा है ये, पर्णाच्छद। कौन है ये पर्णाच्छद, क्योंकि ये पर्ण का आधार क्या हो गया, फैल गया, और तने को क्या कर लिया बेटा, या तो पूर्ण रूप से घेरता है या फिर आंशिक रूप से घेर लेता है। और ऐसा किस में पाया जाता है, पर्णाच्छद या पर्णाधार फैल कर हो जाता है, ये पाया जाता है मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट प्लांट में होता है। और कभी कभी क्या होता है बेटा कि ये जो पर्णाधार होता है ना, ये पर्णाधार क्या करता है, पर्व संधि पर फूल जाता है ऐसे, जबकि मैंने डॉट बनाया था जिससे जुड़ता है, पर नहीं, यहाँ पे पर्णाधार कैसा हो जाता है, फूल जाता है। तो ये जो पर्णाधार यहाँ पे फूला हुआ दिख रहा है, फूल जाता है, इसे कहते हैं बेटा पर्णवृंत तल्प। इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं अपन पर्णवृंत तल्प कहते हैं, पल्वाइनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। अब इसके आगे वही पर्णवृंत आ जाता है और फिर क्या आ जाती है, लीफ। तो यहाँ पर्णाधार के 2 रूप हो गए बेटा, एक तो पर्णाच्छद बना देता है और एक फूल जाता है पर्णाधार। फूले हुए को क्या बोलते हैं, पल्वाइनस, और यहाँ पर फैले हुए को क्या बोलते हैं, पर्णाच्छद। तो ये दोनों ही संरचनाएं किससे बनती है, पर्णाधार से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी का लाइन कि ये पर्णाधार क्या हो जाता है, फूल जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है लेग्यूम के पादप, उसमें दिखाई देता है बेटा, मटर की पत्तियों के नीचे का पर्णाधार कैसा होता है, फूला हुआ रहता है। और इसका मैंने बता ही दिया बेटा, मोनोकॉट के अंदर ये पूरा आच्छद बना लेता है चारों तरफ से। नेक्स्ट ये रहा बेटा पर्णवृंत तल्प, जो नीचे वाला भाग फूल जाता है उसे क्या कहते हैं, पर्णवृंत तल्प, पल्वाइनस। पर्णवृंत पत्ती की इस तरह सजाता है कि उससे अधिकतर सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो मैंने आपको यही तो कहा बेटा कि जो पर्णवृंत होता है वो इस तरीका को कैसे रखता है, ऐसे, ताकि पूरा सूरज का प्रकाश वो ग्रहण कर सके, नीचे नहीं लेके जाएगा, ना उसको तोड़ेगा, बिल्कुल बीच में हवा के साथ में उसको बैलेंस करके रखता है। तो ये जो पर्णवृंत होता है ये पतला होता है, लचीला होता है, और इस तरीका को हवा में हिलाता रहता है। और ज़रूरी भी है बेटा, हवा में हिलाने से क्या होगा, उसको जो भी हवा है, ऑक्सीजन है, वो अच्छे से अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी वहाँ पे। स्तरिका पत्ती का कौन सा, जो सबसे पहला भाग है वो कैसा होता है बेटा, हरा होता है, फैला हुआ भाग होता है। इसमें किसका जाल होता है, शिराएं और शिरिकाएं, जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी, पूरा फैला हुआ होता है। एक मध्य शिरा होती है स्पष्ट रूप से, तो यहाँ डायग्राम के अंदर जो अपन ने बीच में बनाई थी बेटा, ये वाली स्पष्ट रूप से जो दिख रही है ये बीच में, इसे आप क्या कहते हैं, मध्य शिरा। और मध्य शिरा से ये जो निकल रही है बेटा, इसे कहते हैं शिराएं, और शिराओं से जो निकलता है इसे क्या कहते हैं, शिरिकाएं। तो इस तरीके से बेटा, इस तरीका के अंदर इनका पूरा जाल बिछा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो भी है बेटा, शिराएं जो भी होती है, जो भी शिराएं अभी मैंने बनाई थी, ये क्या काम करती है, पहला काम दृढ़ता, वो उसका क्या बना रही है, जाल बना रही है, तो पत्ती को क्या देती है, दृढ़ता, ये सबसे पहला काम। दूसरा, जो भी पानी है, खनिज है या भोजन है, इसके स्थानांतरण में, क्योंकि इनमें क्या पाया जाएगा, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, तो वो वहाँ पे उनके परिवहन में सहायता करते हैं, ठीक है। और इस तरीका की आकृति उसके सिरे
जो होते हैं चोटी, सतह तथा कटाव में भिन्नता होती है। तो बेटा वही चीज़ है कि अब हम पत्ती के प्रकार पढ़ते हैं कि पत्ती कितने प्रकार की हो सकती है। तो पत्तियां जनरली बेटा 2 प्रकार की होती है। मैं डायग्राम से ही आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली पत्ती होती है जिसे आप कहते हैं बेटा सरल पत्ती। सरल पत्ती का मतलब ये होता है सिंपल लीफ, कि या तो इसके अंदर इसके जो भी किनारे होते हैं ना बेटा वो अछिन्न होते हैं। ये देखिए, इसको आराम से नोटिस करो, क्या कहीं पे कोई कटाव दिख रहा है? क्या नहीं है, कहीं पर भी कटाव नहीं है, स्मूथ है ये इस तरीके से। या फिर कुछ पत्तियां ऐसी होती बेटा जिसमें ऐसे कटाव दिखते हैं, ठीक है, पर ये कटाव मध्य शिरा तक नहीं जाते हैं, ये बीच में ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां क्या होती है बेटा? सरल पत्तियां होती है। अब अगर मैं यहाँ पे संयुक्त पत्ती बनाती हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे संयुक्त पत्ती बनाती हूँ तो बेटा फिर ऐसे नहीं होगा पत्ती का शेप। पत्ती में ये जो कटाव है ये कहाँ पहुँच जाते हैं? सिरों या मध्य शिरा तक पहुँच जाते हैं। जब ये मध्य शिरा तक पहुँचेंगे तो ये 2 रूप में दिखते हैं। या तो दिखते हैं बेटा ये पिच्छाकार, यानी कटाव जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये जो पत्ती है ना ये ऐसे छोटे छोटे पत्रक में डिवाइड हो जाती है। और ये जो मध्य शिरा थी ना बेटा, जो अभी मैं बात कर रही थी, ये मध्य शिरा नहीं रहकर अब इसे रेकिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेकिस। यानी ये मध्य शिरा अब रेकिस में कन्वर्ट हो जाती है और ये छोटे छोटे जो पत्ती थी वो अब टूट के क्या कहलाती है? पत्रक कहलाती है। और ये बीच वाली संरचना क्या कहलाती है? रेकिस। पर बेटा रेकिस में कक्षस्थ कलिका नहीं होती है, ध्यान रखना। कक्षस्थ कलिका तो हमेशा कहाँ जुड़ी होती है? पर्व संधि से जो भाग जुड़ता है ना वही कक्षस्थ कलिका होती है। पत्रक में कभी भी कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई पत्ती में। यहाँ पे तो आपको दोनों में दिखेगी भाई कलिका, चाहे सिंपल कैसी भी लीफ हो, ये जुड़ेगी तो कहाँ से जुड़ती है? पर्व संधि से। यहाँ तो कक्षस्थ कलिका इसमें भी है और इसमें भी है, पर यहाँ पर पत्रक में नहीं होकर डायरेक्ट एक ही जगह पर होगी। यहाँ पे ये रही कक्षस्थ कलिका जो कहाँ से जुड़ती है? पर्व संधि से। तो ये रही कक्षस्थ कलिका, तो इसे पिच्छाकार कहते हैं बेटा। दूसरे प्रकार की पत्ती होती है जिसे कहते हैं हस्ताकार। तो इसमें देखिए ये रहा पर्व संधि, पर्व संधि से ये निकला यहाँ पे पर्णवृंत और ये कटाव इस रूप में होता है बेटा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये रहे पत्रक और ये रहा पर्णवृंत का सिरा। ये देखिए, तो ये पर्णवृंत है, यानी पर्णवृंत के सिरे पर पत्रक किस रूप में प्रेजेंट है बेटा? जैसे अंगुलियां होती है हथेली के ऊपर लगी हुई। तो इसीलिए इस प्रकार के विन्यास को क्या कहते हैं अपन? हस्ताकार। और कक्षस्थ कलिका अगर इसमें होगी तो वो कहाँ पे होगी? इधर ही तो होगी। तो ये बेटा पत्तियों के प्रकार है कि कटाव पूर्ण है या अपूर्ण है। अपूर्ण कटाव होगा तो ये सिंपल पत्ती होगी बेटा, पूर्ण कटाव होगा तो उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं, जिससे वो पत्ती छोटे छोटे पत्रक में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये देखिए, इन्होंने बताया नहीं है, बस इन्होंने सिर्फ इतना सा ही कह दिया बेटा कि इनके किनारों के अंदर भिन्नता पाई जाती है, पत्तियों के प्रकार दिखाए नहीं। तो एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने देखो ये अनुपर्ण बता दिया, ये पर्णवृंत बता दिया, ये कक्षस्थ कलिका बता दी और ये स्तरिका बता दी है। ठीक है, इन्होंने हस्ताकार और पिच्छाकार के बारे में यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये आगे दिया है बेटा जो अभी मैंने बताया ना आपको। तो ये देखो पत्ती के प्रकार में स्तरिका, जो स्तरिका होती है ना वो कैसी है बेटा? अछिन्न या फिर कटी हुई, लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता। अछिन्न मतलब स्मूथ, जो मैंने बनाई थी ना यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम, ये कैसा है बेटा? अछिन्न। अछिन्न इसे कहते हैं जिसमें कोई कटाव नहीं होता। और ये कैसा है बेटा? छिन्न। छिन्न मतलब जिसमें क्या होते हैं? कटाव। पर ये कटाव कहाँ नहीं पहुंचे बच्चों? ये कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचे। ठीक है, स्तरिका का कटाव अगर मध्य शिरा तक पहुंच जाता है बेटा तो वो किस में टूट जाती है? छोटे छोटे पत्रकों में टूट जाती है। इस प्रकार के पत्रक वाली पत्ती को क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती कितने प्रकार? अच्छा देखो, दोनों पर्णवृंत के कक्ष में क्या लगती है? कलिका निकलती है बेटा, चाहे वो हस्ताकार हो चाहे पिच्छाकार। पर पत्रक के अंदर कभी भी कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था बेटा कि कभी भी पत्रक में कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। संयुक्त पत्तियों में देख लीजिए पिच्छाकार, पिच्छाकार में क्या होगा? जो भी आपका मध्य शिरा थी वो किस में चेंज हो गया बेटा? एक्सिस नहीं है बेटा, ये रेकिस है बेटा। इसे क्या कहते हैं? रेकिस। मध्य शिरा के रूप में होती है और इस पर क्या पाए जाते हैं बेटा? पत्रक। इसका उदाहरण क्या है? नीम।
हस्ताकार पत्ती में पत्तियों पत्रक एक ही बिंदु पर यानी पर्णवृंत की चोटी पर, याद करो पर्णवृंत जहां पे खत्म होता है उसके सिरे पर या क्या कह सकते हो चोटी पर क्या पाए जाते हैं, पत्रक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, सिल्क, कॉटन और इधर क्या है, नीम। तो ये देखिए बेटा एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये नीम का डायग्राम और ये सिल्क कॉटन का डायग्राम, ये सरल पत्ती की तरह नहीं होते बेटा, ये सारे पत्रक हैं। और कक्षस्थ कलिका होगी तो कहाँ पे होगी, यहाँ नीचे, पत्रक में कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब आता है शिरा विन्यास। पत्तियों में मैंने अभी अभी बताया बेटा शिराएं और शिरिकाओं का क्या होता है, नेटवर्क होता है पूरा। अब ये नेटवर्क कैसे व्यवस्थित है, तो यहाँ पे शिराओं और शिरिकाओं के विन्यास को क्या कहते हैं भाई, शिरा विन्यास। अगर ये शिराएं और शिरिकाएं आपस में समानांतर व्यवस्थित है बेटा तो इसे समानांतर शिरा विन्यास। अगर जाल बनाती है तो जालिकावत शिरा विन्यास, है ना। तो अगर जाल बनाएगी तो कौन सा शिरा विन्यास, जालिकावत। जालिकावत प्राय किस में मिलता है, द्विबीजपत्री में। अगर शिराएं समानांतर है बेटा तो किस में मिलती है, एक बीजपत्री में। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, ये चैप्टर इतना सिंपल है ना, अगर आप इसको बहुत ध्यान से एक बार भी सुन लेना कोई बच्चा क्लास में कॉन्सेंट्रेट होके, और एग्जाम्पल आप देख रहे हो बेटा हर एक कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इट इज़ गुड फॉर यू बेटा कि इसका अगर वेटेज ये थोड़ा बहुत भी बढ़ा दे, मैं तो कह रही हूँ इसके 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो भी आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है इसमें, है ना। और वेटेज कम हो गया तो फिर इतना सारा याद करके एक क्वेश्चन अगर आता है तो भी ठीक है बेटा, 4 नंबर तो बच ही गए ना हमारे, वैसे ही इन्होंने एग्जाम्पल कम कर दिए हैं, ठीक है बेटा। तो ये शिरा विन्यास वाली चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास में भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा कि अगर किसी भी पर्व संधि पर कोई भी 2 पत्तियां आमने सामने, बेटा ये देखो पर्व संधि, एक पत्ती इधर है और एक पत्ती इसके सामने, ऐसा विन्यास क्या कहलाएगा, विपरीत पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, पत्तियों के विन्यास को पर्ण विन्यास कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी पर्व संधि पर एक ही है बेटा और दूसरी पर्व संधि से जस्ट इसके ऑपोजिट है अगर, तो इसे कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। यानी इसकी पर्व संधि पर सिर्फ एक ही पत्ती होती है और विपरीत पर क्या होती है बेटा, एक पर एक और विपरीत पर एक पर 2, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है। तो ये कौन सा विन्यास हो गया, विपरीत पर्ण विन्यास। ये कौन सा हो गया, एकांतर पर्ण विन्यास। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि हर पर्व संधि पर एक है और यहाँ हर पर्व संधि पर क्या होगा, आमने सामने होगा। ठीक है बेटा। और कभी कभी हर पर्व संधि पर एक से अधिक पत्तियां क्या बनाती है, चक्र, तो इसको क्या बोलते हैं, चक्रिक पर्ण विन्यास। यानी 2 से अधिक पत्तियां भी हो सकती है बेटा एक पर्व संधि पर, तो इसे चक्रिक बोलेंगे। तो ये देखिए बेटा एकांतर हो सकता है, सम्मुख हो सकता है और चक्रदार या फिर चक्रिक हो सकता है। तो अब देख लीजिए बेटा एकांतर के अंदर पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक नोड पर होती है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लो भाई, गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी, एकांतर पर्ण विन्यास जिसमें एक पर्व संधि पर एक ही पत्ती होती है। विपरीत के अंदर प्रत्येक पर कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी मतलब 2 पत्तियां। तो विपरीत के अंदर एक दूसरे के सम्मुख होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, 2 एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस और अमरूद। और अगर एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां हैं बेटा और चारों तरफ एक चक्र में रहती है तो उसे चक्रिक, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एल्स्टोनिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया था तो आप आराम से यहाँ पे जब भी नोट्स बनाते हैं या अगर आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए और डायग्राम के जस्ट ऊपर ही आप लिख सकते हो सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। इनमें क्या होता है, आमने सामने, सॉरी ये अल्टरनेटिव के थे बेटा, ये सारे डायग्राम किसके, अपन ने पहले विपरीत लिख दिया ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं भाई, एकांतर के। विपरीत में हमारे पास में क्या है बेटा, 2 है, एक है अमरूद और एक है कैलोट्रोपिस। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका चक्रिक। तो चक्रिक के अंदर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिल्क कॉटन तो किस में था बेटा,
सिल्क कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल था? हस्ताकार का। यहाँ पे एल्स्टोनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्स्टोनिया। तो ऐसे डायग्राम बनाते जाने चाहिए और आप लोगों को रिवीजन कर देना चाहिए बेटा। तो उससे क्या, ये जो थ्योरी आपको दिख रही है ये सिंप्लीफाई हो जाती है। डायग्राम एग्जाम्पल, डायग्राम एग्जाम्पल, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर खुद ही डायग्राम के अंदर ही इटसेल्फ क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर ये गुड़हल है बेटा। गुड़हल में क्या हो जाएगा? एकांतर। ये देखो एक पर एक ही तो है, आराम से देखो। पर्व संधि, एक पर्व संधि पर क्या है? एक ही तो है, दो थोड़ी है। हर पर्व संधि पर क्या है? एक एक है। ये आमने सामने बेटा, हर पर्व संधि पर क्या है? दो है। तो ये अमरूद और ये हो गया बेटा, ये चंपा नहीं है भाई, एल्स्टोनिया करना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एल्स्टोनिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पुष्प। पुष्प को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि हमें पुष्प के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। जब आपको पुष्प के बारे में पता चल जाएगा ना बेटा, तो आप ये टॉपिक भले ही बड़ा होगा पर आप आसानी से इसे खत्म कर सकते हो। सबसे पहले बेटा देखिए, किसी भी पुष्प के बारे में जानने से पहले आपको उसकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पुष्प जब भी लगता है, मान लो पर्व संधि पर लगा, और यहाँ पर जो भी संरचना सबसे पहले होती है, ये संरचना इसकी क्या कहलाएगी? जो ये डंडीनुमा संरचना है, इसे कहते हैं बेटा पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के ऊपर वाला भाग जो होता है इसे कहते हैं पुष्पासन, और इसी पुष्पासन पे आपके पर्व संधियां होती है बेटा। जैसे अभी तने की बात की थी ना अपन ने, तो ये देखिए यहाँ पर भी पर्व संधियां होती है, और इन्हीं पर्व संधियों पर रूपांतरित पत्तियां होती है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे बाहर वाली पत्ती, दोनों तरफ अगर मैं बात करूं, इसे कहते हैं बेटा बाह्य दल। सेकंड जो रूपांतरित पत्ती होती है इसे कहते हैं दल, ये कलरफुल होती है। तीसरी जो रूपांतरित पत्ती होती है बेटा उसे हम कहते हैं पुंकेसर, ये देखिए। और सबसे बीच में जो चक्र होता है बेटा उसे आप कहते हैं स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं, ये देखिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पुष्प के अंदर अगर मैं यहाँ पे पुष्प के बारे में बताना चाहूँ तो पुष्प एक क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर प्ररोह के लक्षण हैं। क्या? पर्व है, पर्व संधि है, जो किसके लक्षण हैं? प्ररोह के। और यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको बेटा, ये जो सबसे बाहर वाला है ये क्या है? बाह्य दल है। ये रूपांतरित पत्तियां हैं, ये क्या है? दल है। ये भी रूपांतरित पत्ती है। ये क्या है? पुंकेसर है, ये भी रूपांतरित पत्ती। और ये क्या है? स्त्री केसर या फिर आप क्या कह सकते हैं? अंडप। तो ये रूपांतरित पत्तियां। तो पत्तियां किसका लक्षण होती है? तने का। तो यहाँ पर ये रूपांतरित प्ररोह है, और इस पुष्प के अंदर दो चक्र होते हैं बेटा। पहला चक्र होता है जिसे कहते हैं बेटा सहायक चक्र। पहला चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? सहायक चक्र। और दूसरा चक्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य चक्र। सहायक चक्र का अंदर हमारे दो चक्र आ जाते हैं बेटा। एक आ जाता है बाह्य दल पुंज, ये चक्र का नाम है, और दूसरा हो जाता है दल पुंज। अनिवार्य चक्र में दो चक्र आ जाते हैं, पुमंग, और दूसरा आ जाता है जायांग। तो बेटा ये मैंने किसके नाम लिखे हैं? चक्रों के नाम। अब इन चक्र के अंदर क्या होती है? इकाइयां होगी, जिन इकाइयों से मिलकर ये बनेगा। तो यहाँ पर ये बाह्य दल की जो इकाई होती है बेटा, बाह्य दल की इकाई क्या होती? बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होगी? बाह्य दल। यानी बाह्य दल से मिलकर क्या बनता है? बाह्य दल पुंज। उसी तरीके से दल से मिलकर क्या बनेगा? दल पुंज। पुमंग किससे मिलकर बनता है बेटा? पुंकेसर से। और जायांग किससे मिलकर बनता है बेटा? अंडप या फिर स्त्री केसर, इनसे मिलकर ही तो बनता है। तो यहाँ पे बेटा ये चक्र, ये जो अनिवार्य चक्र है इसे क्या कहते हैं? जननिक चक्र भी तो कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुंकेसर के अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मक। और अंडप में किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक, है ना। तो ये निर्माण यहाँ पे होता है। ये हरा है बेटा, तो ये हरा होता है तो ये किस में हेल्प करता है? प्रकाश संश्लेषण में।
और न्यूट्रिशन बना लेता है, पोषण में मदद करता है। ये दल है बेटा, दल हमेशा कैसा होता है, रंगीन। तो ये किसको आकर्षण करने में हेल्प करता है, कीट आकर्षण में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि किसी भी पुष्प का अगर कोई आदर्श पुष्प है तो उसमें चक्र होते हैं, चक्र की इकाइयाँ होती है, हर इकाई का एक काम होता है, उनकी क्या होती है, व्यवस्था होती है। कि मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया बेटा, ऐसे और भी तो बहुत सारे होंगे। जैसे मान लो कोई पुष्प है, अगर मैं पुष्प के लिए 2 शब्द लिखती हूँ, दो क्या, मैं बहुत सारे शब्द लिख देती हूँ यहाँ पर जो एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर मैंने लिखा बेटा कोई पुष्प कैसा है, एकलिंगी, तो एकलिंगी पुष्प होगा तो सिर्फ उसमें क्या पाया जाएगा, ये देखिए उसमें सिर्फ अंडप नहीं होगा बेटा, या तो उसमें क्या होगा, पुंकेसर होगा, अंडप नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये कौन सा पुष्प हो गया, पुंकेसरी पुष्प हो गया। एक लिंगी है ना, यानी एक ही लिंग प्रेजेंट होगा, अंडप नहीं होगा। या फिर इसमें क्या होगा, सिर्फ पुंकेसर नहीं होगा बेटा, सिर्फ क्या होगा, अंडप ही होगा। ये रहा इसमें दल और ये रहा बाह्य दल, ये रहा दल और ये क्या रहा, बाह्य दल। तो इस प्रकार के पुष्प क्या होते बेटा, ये हो गया नर पुष्प और ये क्या हो गया, मादा पुष्प। अगर मैंने लिखा बेटा द्विलिंगी पुष्प, तो द्विलिंगी पुष्प में मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा, ऊपर की तरफ ये रहा, जिसमें पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, द्विलिंगी पुष्प, इसमें या तो नर पुष्प होता है या फिर मादा पुष्प। एक आपने यहाँ पे सुना होगा कि अगर कोई पुष्प त्रितयी है, त्रितयी पुष्प का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो 3 या 3 के गुणज, 3 या 3 के गुणज मतलब 3, 6, 9, दल की संख्या कितनी है, 6, बाह्य दल भी कितने, 6, पुंकेसर भी कितने, 6। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं बेटा, त्रितयी पुष्प। अगर किसी के अंदर मान लेते हैं अपन कि उपांगों की संख्या कितनी है बेटा, 4 या 4 के गुणज, तो उस प्रकार के पुष्प को क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्थयी पुष्प। 4, 8, 12, तो इनकी संख्या, किनकी संख्या, दल, बाह्य दल, इनकी संख्या 4 या 4 के गुणज। या फिर किसी पुष्प में इनकी संख्या, उपांगों की संख्या कितनी हो बेटा, 5 या 5 के गुणज। तो बेटा पुष्प के अंदर उपांगों की संख्या के आधार पे उनका नाम दे दिया जाता है। और हर एक पुष्प के नीचे की तरफ बेटा एक पत्ती नुमा संरचनाएं निकलती है यहाँ पे, इसे कहते हैं सहपत्र। तो बेटा सहपत्र किससे संबंधित शब्द है, पुष्प। अनुपर्ण किससे संबंधित शब्द है, पत्ती, बनाया था ना अभी, तो ये उससे संबंधित शब्द है। तो ये है बेटा एक पुष्प का पूरा के पूरा आपके सामने एक डायग्राम। और अब हम एक एक करके सभी का विन्यास पढ़ेंगे कि भाई दल बाह्य दल कैसे होते हैं, पुंकेसर की व्यवस्था कैसी होती है और अंडप की व्यवस्था कैसी होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहली बात ही आ गई बेटा यहाँ पे, पुष्प क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह। अभी मैंने समझाया बेटा आप लोगों को क्यों है ये, क्योंकि पर्व और पर्व संधि होती है। और प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम किसको बनाता है बेटा, पुष्पीय मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है विभज्योतक। तो वो जो शीर्ष विभज्योतक है अब क्या बनाएगा, ये पुष्प को बनाने में हेल्प करेगा। पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दब कर रह जाता है। पोरिया मतलब क्या हो गई बेटा, पर्व, बड़े बड़े नहीं होते। कलिका देखिए कभी, कलिका में ये सारे के सारे जो मैंने दल बाह्य दल बनाई, ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो पर्व संधि सब आसपास में आ जाती है और पर्व की लंबाई कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। गांठों पर पत्तियों की बजाय, ये देखो बेटा गांठ मतलब समझ गए, पर्व संधि, पर्व संधि पर क्या होती है, पत्तियां। तो पत्तियों की जगह पर अब क्या हो जाएंगे, पुष्पीय उपांग। कौन है बेटा उपांग, दल, बाह्य दल, पुंकेसर, अंडप, इन्हें कहते हैं क्या, पुष्पीय उपांग। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, अकेला। यानी अगर किसी तने में सबसे ऊपर कलिका होती है बेटा, तो ये पुष्प हमेशा कैसा रहता है, सिंगल रहता है, ग्रुप में नहीं रहता है ये। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को सतत रूप में वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। देखिए बेटा अगर मैंने तो सिर्फ एक पुष्प बनाया, अगर किसी पुष्पीय अक्ष, ये तना नहीं है बेटा, ये क्या है, पुष्पीय अक्ष। अगर किसी भी पुष्पीय अक्ष पर नया पुष्प ऊपर और पुराना पुष्प कहाँ लगता है, नीचे, इसका मतलब इसका शीर्ष वृद्धि करता रहता है। वृद्धि कैसी होती है बेटा, असीमित। तो जब वृद्धि असीमित है तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, असीमाक्षी, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
यहाँ पर ये पुष्प कहाँ लगते हैं बेटा? नया पुष्प हमेशा कहाँ लगेगा? ऊपर। और पुराना पुष्प हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। तो जब पुराना पुष्प नीचे और नया पुष्प ऊपर होता है, इस प्रकार का पुष्पों का विन्यास क्या कहलाता है बेटा? अग्राभिसारी क्रम। तो अग्राभिसारी क्रम के अंदर किस प्रकार के पुष्प क्रम में ये क्रम पाया जाता है? असीमाक्षी, यानी इसके अंदर पुष्पीय अक्ष जो होता है वो वृद्धि पाई जाती है बेटा, रुकती नहीं है। जबकि दूसरे प्रकार में देख लो भाई, दूसरा प्रकार होता है ससीमाक्षी। तो ससीमाक्षी में पुष्प कहाँ लग जाता है बेटा? ऊपर ही लग जाता है, शीर्ष पर। तो वृद्धि हो नहीं सकती। तो नया पुष्प हमेशा कहाँ लगेगा बेटा? नीचे की तरफ। और पुराने पुष्प तो आपको पता ही बेटा, नया पुष्प हमेशा छोटे से छोटा पुष्प नीचे ही लगेगा। तो ये नया पुष्प हमेशा कहाँ पे होगा? नीचे, लोअर साइड में। और पुराना पुष्प कहाँ होता है? अपर साइड में। ठीक है, इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं? तलाभिसारी क्रम। तो इस प्रकार का पुष्प क्रम जो होता है वो किसमें होता है? ससीमाक्षी। और ससीमाक्षी पुष्प क्रम में क्या होता है? वृद्धि सीमित होती है बेटा। तो सीमित वृद्धि से ही पता चल रहा है ससीमाक्षी। असीमित वृद्धि में क्या होगा? असीमाक्षी। नाम में ही मतलब छुपा है। और ये सारे पुष्प किस पे लगते हैं? या तो इसको बोलते बेटा पुष्पीय अक्ष, या इसे कहते हैं पुष्पावली। क्या कहते हैं? पुष्पावली। यदि एक पुष्प होगा तो वो किस पे लगता है? पुष्प वृंत पे। और बहुत सारे पुष्प होंगे तो किस पे लगते हैं बेटा? पुष्पावली पे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, असीमाक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष सतह पर वृद्धि होती रहती है, पहला डायग्राम। और पुष्प किस में लगते बेटा? अग्राभिसारी क्रम में। ससीमाक्षी पुष्प में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें वृद्धि कैसी हो जाती है बेटा? सीमित वृद्धि। और पुष्प कैसे लगते हैं? तलाभिसारी क्रम। तो ये दो प्रकार के पुष्प क्रम पाए जाते हैं। अब आता है ये देखिए बेटा, पुष्प बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है, रूपांतरित लैंगिक जनन के लिए उपयोगी। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें पुमंग और जायांग होते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। तो ये जननिक संरचना भी होती है बेटा। ठीक है, इसमें जो भी पुष्प के उपांग लगते हैं वो किस पे लगते हैं? पुष्पासन पे। और पुष्पासन पे जो लगेंगे, ये रहा बेटा, कैलिक्स किसे कहते हैं? बाह्य दल पुंज को कहते हैं इंग्लिश में। कोरोला किसको कहते हैं बेटा? दल पुंज को कहते हैं। पुमंग तो है ही बेटा, एंड्रोशियम। और जायांग गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला कैसे चक्र हैं? सहायक, यानी ये जनन में सहायता नहीं करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? कीटों के आकर्षण में और फोटोसिंथेसिस में। फिर आता है पुमंग और जायांग लैंगिक अंग, क्योंकि इसमें नर युग्मक और इसमें मादा युग्मक बनते हैं। फूलों में जैसे प्याज में कैलिक्स करोला में अंतर नहीं होता, ये बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्याज के अंदर कभी भी बाह्य दल पुंज व दलपुंज में आप डिवीजन नहीं कर सकते बेटा, वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं बेटा। तो ये सम्मिलित रूप से दिखता है, मतलब दल बाह्य दल को अलग नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं बेटा परिदल। क्या कहते हैं? परिदल। परिदल वो संरचना होती है जिसके अंदर दल और बाह्य दल को आप स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सकते। और परिदल से बना हुआ जो भी चक्र होगा उसे क्या कहा जाता है? परिदल पुंज। क्या कहते हैं बच्चों? परिदल पुंज। और ये परिदल पुंज किसमें होता है? प्याज के अंदर। परिदल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पेरियंथ। जब पुष्प में पुंकेसर पुमंग दोनों होते हैं तो क्या कहेंगे बेटा? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। यदि एक ही होता है बेटा तो पुंकेसर अथवा अंडप, उसे क्या कहते हैं बेटा? एकलिंगी। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ बेटा, है ना। नेक्स्ट, अब आता है बेटा सममिति। सममिति को भी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। अगर आप किसी पुष्प को लेते हो बेटा, और इसी पुष्प को अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा आप इसको समान भागों में कट करिए, ठीक है, ये होता है बेटा त्रिज्या सममित या अरीय। त्रिज्या सममित पुष्प वो पुष्प होता है बेटा जिसके अंदर अगर आप केंद्र से इसको कटाव करें, ये देखो दो समान भागों में कट जाना चाहिए पुष्प। चाहे आप ऐसे काटो तो भी समान पुष्प, ऐसे काटो तो भी समान। इसमें सिर्फ एक ही ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है बेटा जिसमें आप इसको क्या कर सकते हो? दो समान भागों में बांट सकते हो। सिर्फ एक अक्ष होता है, बाकी नहीं होता बेटा। इस प्रकार के जो विन्यास होता है इसे कहते हैं बेटा एक व्यास सममित। ऐसा पुष्प
जिसमें सिर्फ एक ही तल होता है बेटा, एक ही तल से आप समान भागों में बांट सकते हो। जबकि यहाँ पर आपके पास में तल क्या थे बेटा, बहुत सारे तल थे जो कहाँ से गुजर रहे थे भाई, केंद्र से। समान भाग, ये भी समान भागी था, ये भी आपका क्या था, समान भागी था। तो जब बहुत सारे तलों में आप बांट सकते हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या सममित। सिर्फ एक ही तल में बांट सकते हो तो उसे क्या कहते हैं, एक व्यास सममित। और कभी कभी तो पुष्प ऐसा होता है बेटा कि इसका कोई भी तल आप ले लो, आप इसे समान भाग में नहीं बांट सकते। तो इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलते हैं बेटा, सममिति को क्या बोलते हैं, असममित पुष्प। तो पुष्प की सममिति कितने प्रकार की होती है, 3। त्रिज्या सममित, किसी भी अक्ष से केंद्र से गुजरे तो वो 2 भागों में बटे। एक व्यास सममित, जिसको सिर्फ एक ही तल होता है, वो भी कौन सा, ऊर्ध्वाधर। और एक ऐसा पुष्प जिसको किसी भी अक्ष से काटो समान भागों में नहीं बट सकता। तो अब देखिए इसमें सममिति में सबसे पहले बेटा नियमित, त्रिज्या सममित या फिर एक व्यास सममित, किसी पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है बेटा, ठीक है, तो उसे त्रिज्या सममित। बेस्ट एग्जांपल सरसों, धतूरा और मिर्ची, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था बेटा, सरसों, धतूरा, मिर्ची। दूसरा, जब फूल को केवल सिर्फ एक विशेष कौन सा तल बेटा, ऊर्ध्वाधर तल के अंदर बांट सकते हो, तो उसके लिए मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया। और अगर आप नहीं बांट सकते हो बेटा तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, कैना। तो जो हमने यहाँ पर अभी रफ डायग्राम बनाया है बेटा, आप आराम से प्रैक्टिस, अगर आप नोट्स बनाते हैं या आप रिवीजन करते हैं, फटाफट आपको डायग्राम बना के सीधा यहाँ इनके एग्जाम्पल, क्योंकि मॉर्फोलॉजी किस पर बेस्ड है, एग्जाम्पल और उसका मीनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बेटा, धतूरा है, मिर्ची है और सरसों है। वेरी गुड, बच्चों को याद है भाई, जो क्लास में ले रहे हैं, बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक व्यास सममित है, बताइए, मटर है, गुलमोहर है, केसिया है और सेम। ये सब बेटा फैबेसी फैमिली के सदस्य हैं बेटा, तो उनमें एक व्यास सममित ही पाई जाती है, सममिति। यहाँ पर है तो क्या जाएगा, कैना। तो ये हमारा सममिति का हो गया बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर, डायग्राम विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट, पुष्प। अभी अभी मैंने बात की थी बेटा, पुष्प त्रितयी भी हो सकता है, चतुस्तयी भी और पंचतयी भी, यदि उसमें उनकी उपांगों की संख्या 3, 4, 5 या फिर उनके गुणज होते हैं। तो जिस पुष्प में सहपत्र बताया था बेटा, पुष्प में सबसे नीचे की तरफ पत्तियों की तरह, तो सहपत्र पुष्प वृंत के आधार पे क्या निकलती है बेटा, छोटी छोटी पत्तियां, जिसे क्या कहते हैं, सहपत्र। इन्हें सहपत्री पुष्प कहते हैं। जिनमें सहपत्र नहीं होता बेटा उन्हें सहपत्र विहीन पुष्प कहते हैं, ठीक है। पुष्प वृंत पर क्या पाया जाता है, कैलिक्स, करोला, पुमंग, अंडाशय सापेक्ष गति में पाया जाता है बेटा। तो ये कैसे पाया जाएगा, उस आधार पे पुष्प के प्रकार होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुष्प के प्रकार। तो पुष्प के प्रकार होते हैं बेटा 3 प्रकार के। किसके आधार पे, कि अंडाशय की स्थिति कहाँ पे है, बाकी सबके आधार पे। बाकी कौन, पुमंग, नहीं, अंडाशय के अलावा जो 3 उपांग है वो कहाँ व्यवस्थित है, 3 कौन, पुमंग हो गया, दलपुंज हो गया और बाह्य दलपुंज। तो इसमें देखिए बेटा, बहुत सिंपल डायग्राम मैं बना रही हूँ। सबसे पहला मैं डायग्राम बना रही हूँ बेटा हाइपोगाइनस। तो अगर कोई भी पुष्प हाइपोगाइनस फ्लावर है, ध्यान से देखो इधर, इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो पुष्पासन होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है, ऐसे, ये रहा पुष्पासन। और अंडाशय की स्थिति कहाँ होती है, सबसे ऊपर की तरफ। और बाकी उपांग कहाँ से निकलते हैं, इसके नीचे की तरफ से। बाकी उपांग कौन है भाई, बाकी उपांगों में जैसे कि मान लो ये क्या हो गया, बाह्य दल, दलपुंज बनाएगा, ये बाह्य दलपुंज, ये क्या हो गया, दलपुंज, और ये क्या हो गया बेटा, पुमंग। तो मैं तो इनकी क्या लिख रही हूँ, इकाइयाँ लिख रही हूँ। और अंडाशय की स्थिति कहाँ है बेटा, ऊपर। अंडाशय कहाँ पर है, सबसे ऊपर। तो अंडाशय की स्थिति क्या है भाई, ऊर्ध्ववर्ती। और इन सब की स्थिति कहाँ है, अधोवर्ती। तो जब ऐसा कोई पुष्प होता है बेटा, तो इस प्रकार के पुष्प को क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। सिंपल, जब अंडाशय कहाँ होता है, ऊपर, बाकी सब नीचे, ऐसा पुष्प हाइपोगाइनस। दूसरे प्रकार का पुष्प, जिसके अंदर देखो बेटा, ये रहा यहाँ पे अंडप, और इस अंडप के नीचे आपका पुष्पासन होता है। तो ये पुष्पासन पूरा के पूरा इसको घेर लेता है, ये देखो, अतिवृद्धि कर लेता है पूरा के, ये रहा पुष्पासन। और बाकी जो भी उपांग लगते हैं बेटा, ये सारे इसके ऊपर की तरफ लगते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं आप, पुष्पासन ही तो है ये, और क्या है। तो ये रहा बाह्य दल, दल, पुंकेसर। तो अंडाशय कहाँ दिख रहा है, इनके सापेक्ष नीचे।
तो अंडाशय की स्थिति कैसी हो जाती है? अधोवर्ती। और बाकी सारे उपांग जो है बेटा, ये सारे उपांग, अन्य उपांग क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्ववर्ती, क्योंकि है तो थैलेमस पर ही ना बेटा, पुष्पासन पर ही तो पुष्पासन तो खुद ही ऊपर चला गया, तो सारे कहाँ हो गए? ऊपर हो गए। इस प्रकार के पुष्प को हम कहते हैं बेटा इपीगाइनस। क्या कहते हैं? इपीगाइनस फ्लावर। और फिर आता है बेटा तीसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार में देखो भाई, ये पुष्पासन ऐसे हो जाता है और पुष्पासन के किनारों पर तीनों उपांग लग जाते हैं और अंडाशय कहाँ हो जाता है? बीच में। ठीक है, तो पुष्पासन के किनारों पर जब होता है, तीनों ग्रुप में होते हैं, तीनों उपांग ग्रुप में, स्टेप बाय स्टेप नहीं, तो ऐसा लगता है कि ये समान तल पे व्यवस्थित है तीनों। तो इसी के लिए यहाँ पर अंडाशय कुछ ऊपर और कुछ नीचे दिखता है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। तो आई थिंक आपको बिल्कुल सिंपल वे में पता चल रहा है बेटा, पुष्प की जायांग की स्थिति के आधार पर बाकी उपांगों के सापेक्ष पुष्प कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। तो आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। अधोजायांग हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है? जायांग सर्वोच्च बनाया था बेटा सबसे ऊपर, अन्य उपांग कहाँ होते हैं? नीचे। अंडाशय कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल और बैंगन। सरसों, गुड़हल और बैंगन। परिजायांग वो बेटा सबसे लास्ट वाला, पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में अंडाशय कहाँ होता है? मध्य में, अन्य पुष्पासन के किनारों पर, और ये लगभग किस पर होते बेटा? समान ऊंचाई पर रहते हैं। तो ये हो गया बेटा पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस के उदाहरण देख लीजिए बेटा, पल्म, गुलाब और आड़ू। और इपीगाइनस पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि कर लेते हैं और अंडाशय कहाँ हो जाता है बेटा? पूरा के पूरा उसको घेर लेता है और इसके संलग्न हो जाता है, अन्य भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं। तो इसमें अंडाशय कैसा हो जाता है बेटा? अधोवर्ती। 3 एग्जाम्पल है, सूरजमुखी के अर्पुष्प, अमरूद और घिया। कुकुम्बर, इंग्लिश में कुकुम्बर लिखा बेटा इसका, तो अपन इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स बात करते हैं हम हाइपोगाइनस। क्या क्या थे भाई? सरसों, गुड़हल और बैंगन, हाइपोगाइनस के उदाहरण। फिर आता है इपीगाइनस, सूरजमुखी के अर्पुष्प। सूरजमुखी के अर्पुष्प, जो येलो वाले पुष्प होते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं अर्पुष्प। खीरा, कुकुम्बर, और तीसरा अमरूद। फिर आता है पेरीगाइनस, सबसे पहला गुलाब, प्लम और आड़ू। तो ये बेटा डायग्राम के साथ में इनके नाम और एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, कौन ऊपर है और कौन नीचे है और कौन बराबर तल पे है। ये देखो ना, किनारों पे है, पुष्पासन के किनारों पे दिख रहे हैं आपको। तो ये हो गए बेटा हमारे पुष्प के प्रकार। ये देखो एनसीईआरटी के डायग्राम, ये रहा हाइपोगाइनस, ठीक है बेटा। पेरीगाइनस के इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए बेटा। ये देखो किनारे, किनारे पर तीनों के तीनों है ना एक ही सतह पे, ये देख लो किनारे पे। पेरीगाइनस के कितने एग्जाम्पल दिए इन्होंने? 2। और ये रहा बेटा देखो पुष्पासन कहाँ आ गया? ऊपर। तो ये सारे के सारे कहाँ लग गए? ऊपर की तरफ। और अंडाशय कहाँ है बेटा? नीचे। तो ये डायग्राम बेटा डायरेक्ट दिया जाता है आपको ना, ध्यान रखना इसका, कि डायग्राम कट पेस्ट करके दे दिया और बोल देंगे ये किस पुष्प का डायग्राम है, इसके बारे में आपके एग्जाम्पल बताइए। तो आपको दिखना भी तो चाहिए ना कि कौन सा है पुष्प। यस बेटा, पुष्प के भाग, प्रत्येक पुष्प में कितने चक्र होते बेटा? 4। और यही बाह्य दल पुंज की बात करें अपन तो बाहरी चक्र, इसकी इकाई को क्या कहते हैं बेटा? बाह्य दल। प्राय बाह्य दल कैसा होता है बेटा? हरा, और कलिका के रूप में फूल की क्या करता है बेटा? रक्षा। प्रकाश संश्लेषण भी करता है और क्या करता है बेटा? रक्षा भी करता है। कैलिक्स संयुक्त बाह्य दली, यानी कैलिक्स जुड़े हुए भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं एक दूसरे से। अब पढ़ेंगे बेटा पुष्प दल विन्यास, यानी कि दल और बाह्य दल आपस में कैसे होंगे। तो ये देख लीजिए बेटा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा इसे। अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा दल विन्यास।
तो दल विन्यास, इसका मतलब ये किसका विन्यास बताएगा बेटा कि पुष्प में बाह्य दल और दल कैसे व्यवस्थित हैं। तो पुष्प में दल और बाह्य दल बेटा 4 प्रकार से विन्यासित होते हैं। तो आप डायग्राम पे फोकस करिए बेटा, सभी अपने आप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसके अंदर, एनसीईआरटी भी समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाहता है। ये जो दल विन्यास होता है बेटा, इसमें बाह्य दल और दलपुंज को हमें देखना है, अच्छे से नोटिस करना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहला होता है आपका कोर स्पर्शी। दल विन्यास में कोर स्पर्शी का मतलब देखो यहाँ पे, इसमें क्या होता है बेटा कि ये देखो दल है या बाह्य दल भी हो सकता है, तो इसके किनारे आमने सामने होते हैं बेटा, और ये आपस में क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार का विन्यास क्या कहलाता है बेटा, कोर स्पर्शी। दूसरा होता है बेटा व्यावर्तित। व्यावर्तित में क्या होता है कि देखो ये एक दल, ये दूसरा दल, ये तीसरा दल, ये चौथा दल और ये पांचवा दल। इसमें देखो एक किनारा बाहर, एक किनारा अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। इसका मतलब इसमें अध्यारोपण हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, उसमें अतिव्यापन नहीं था। यानी कोर स्पर्शी में कभी भी अतिव्यापन, यानी कि एक दल और बाह्य दल एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, तो अतिव्यापन कभी भी इसमें नहीं होता, इसमें अतिव्यापन होता है, अध्यारोपण होता है, और ये विशिष्ट दिशा में चलता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ विशिष्ट दिशा पाई जाती है बेटा, मिस नहीं होता। फिर आता है बेटा यहाँ पे कोर छादी। कोर छादी को थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। कोर छादी में क्या होता है बेटा कि एक पूरा की पूरा दल या बाह्य दल होता है अंदर, एक पूरा की पूरा दल और बाह्य दल कहाँ होता है, बाहर किनारे, बाकी सब एक बाहर और एक अंदर, एक बाहर और एक अंदर, एक बाहर और एक, ये देखिए बेटा, एक बाहर, दो बाहर कर दिए, और एक मिनट बेटा, क्योंकि ये चीज बेटा जब तक बनाओगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आती है। इसमें कम से कम आपको ध्यान रखना है कि दो किनारे हमेशा कहाँ रहेंगे, अंदर की तरफ। तो ये अंदर है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा बाहर बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा ऐसे। तो अब बताओ ये दोनों किनारे कहाँ है, अंदर है। ये दोनों किनारे कहाँ है, इसके बाहर है। बाकी के नोटिस करना बेटा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यानी इसमें भी अतिव्यापन है बेटा, पर ये अतिव्यापन एक विशिष्ट दिशा में नहीं है। खाली 2-3 में तो अंदर बाहर है, पर बाकी में कोई पूरे अंदर है और कोई पूरे बाहर है। तो बस यही अंतर है दोनों के अंदर। फिर आता है बेटा तीसरा, सॉरी चौथा, ध्वजीय। बेटा ये ध्वजीय विन्यास जो होता है ये सिर्फ किस में होता है, केवल दल में। बाकी सब किस में थे, दल और बाह्य दल दोनों में हो सकते थे, पर ये ध्वजीय विन्यास सिर्फ किस में होता है, दल में। तो इसमें देखो बेटा एक सबसे बड़ा दल होता है, दो दल इसके अंदर से निकलते हैं छोटे, और दो सबसे छोटे अंदर से निकलते हैं, और ये जुड़कर एक नलिका बना लेते हैं। तो ये सबसे छोटे दल होते हैं बेटा, दो स्मॉलेस्ट दल, और ये सबसे आगे होते बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अग्र। ये बेटा दो दल है, ये थोड़े से बड़े होते हैं, तो इसको क्या बोलते बेटा, स्मॉलर। इसे कहते बेटा, ये तो इसको तो हम बोलते बेटा कील। दोनों मिलकर क्या बना लेती है, ये एक कील बना लेती है बेटा। वैक्सिलरी ट्यूब कहते हैं इसे, ध्वजीय नलिका बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वैक्सिलरी ट्यूब। तो दोनों कील मिलकर क्या बना लेती है, वैक्सिलरी ट्यूब। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते बेटा, पंख, जो स्वतंत्र है बेटा, जुड़े हुए नहीं होते किसी से। ये दो तो जुड़े हुए थे ना। ये सबसे बड़ा दल है बेटा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा दल, लार्जेस्ट दल, और ये हमेशा कहाँ पे होता है, पश्च भाग में। जबकि अग्र भाग में कौन सा होता है, कीलक, कील जो बनता है आगे। ये पश्च लार्जेस्ट है, इसे कहते बेटा मानक। क्या कहते हैं, मानक। दूसरे वाले को पंख, तीसरे वाले को कील। तो मानक तो एक ही होता है, पंख दो होते हैं दल में, और कील में कितने दल होते हैं बेटा, दो। एक सबसे बड़ा, दो उससे छोटे, और दो सबसे छोटे। तो ये विन्यास क्या कहलाता है, ध्वजीय विन्यास। ठीक है, और ये तो बेटा दोनों में ही होता है, बाह्य दल में भी होगा और दल में भी हो सकता है।
ये भी बाह्य दल और दल दोनों में पाया जा सकता है। ये भी बाह्य दल और दल, पर सिर्फ यही ऐसा है बेटा जो किस में होता है, ध्वजीय विन्यास में, दल में सिर्फ, बाकी तीनों सब में पाया जाता है। चलिए भाई एनसीईआरटी पढ़ते हैं। स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी, वैक्सिलरी मतलब ध्वजीय। जब चक्र के बाह्य दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोर स्पर्शी। किसमें होता है, कैलोट्रोपिस। उदाहरण क्या है, कैलोट्रोपिस। किसी दल या बाह्य दल का किनारा अगले दल या दूसरे किनारे पर क्या होता है, अतिव्यापन। क्या कहते हैं बेटा, व्यावर्तित। तीसरा, इसके एग्जाम्पल क्या बेटा, गुड़हल, भिंडी और कपास। बाह्य दल और दल एक दूसरे पर अतिव्यापन होते पर इसकी कोई दिशा नहीं होती, कोर छादी। और लास्ट अच्छा कोर छादी का एग्जाम्पल क्या बेटा, गुलमोहर और केसिया। मटर से 5 दल होते हैं, सबसे बड़ा होता है मानक, 2 कैसे होते हैं, पंख, 2 सबसे छोटे। आगे की तरफ क्या बनाते हैं बेटा, कील को क्या बोलते हैं, कूटक। मैंने कील लिखा था ना, कील इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कूटक। और इस प्रकार का विन्यास किस में होता है बेटा, वैक्सिलरी पैपिलियोनेसी, वही लेग्यूम पादप में पाया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये वैक्सिलरी पुष्प विन्यास जो होता है वो लेग्यूमिनेसी में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा यहाँ पे। सबसे एग्जाम्पल पहला कैलोट्रोपिस, दूसरा बोलिए बेटा भिंडी, कपास और गुड़हल। यहाँ पे गुलमोहर और केसिया। और यहाँ पे आप मटर भी लिख देंगे ना बेटा, फेबेसिकुल भी लिख देंगे, पैपिलोनेसी भी लिख देंगे, उसी में ही सब फैमिली हो जाएगी। इसमें आपका क्या होता है, ध्वजीय विन्यास, वैक्सिलरी। कील को एनसीईआरटी में क्या लिखा है भाई, कूटक। कूटक किससे मिलके बनता है, 2 छोटे सबसे दलों से मिलके बनता है। तो ये हो जाता है हमारा दल विन्यास बेटा। अब आता है बेटा पुमंग। पुमंग किससे मिलके बनता है, पुंकेसर। तो पुंकेसर से मिलके बनेगा बेटा, तो पुंकेसर कैसा जननांग चक्र है, नर। और प्रत्येक पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। परागकोश में कितनी पालियां होती बेटा, 2। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। तो इसे परागकोश कह दिया अपन ने, पराग कक्ष जिसे कहते हैं अपन। पराग कक्ष में क्या बन जाते बेटा, परागकण। और परागकण अगर जिस परागकोश के अंदर परागकण नहीं बनते बेटा, उसे क्या कहते हैं, बंध्य पुंकेसर। यानी बंध्य पुंकेसर वो होते हैं जिनमें जनन क्षमता नहीं होती। उसे क्या शब्द दे सकते बेटा, स्टेमिनॉइड। पूछा जाता है ये स्टेमिनॉइड किसे कहते हैं, तो जनन में असमर्थ पुंकेसर या बंध्य पुंकेसर को क्या कहते हैं अपन, स्टेमिनॉइड बोलते हैं यहाँ पे। अब आता है बेटा पुष्प में अगर पुंकेसर किसी से जुड़ा है, अगर वो दल से जुड़ा है तो दल लग्न हो गया। अगर आपस में जुड़े हैं बेटा, लिखा है ना, या तो किसी अन्य भाग से, या तो दल से जुड़ता है बेटा, या फिर ये किससे जुड़ता है पता है, परिदल से भी जुड़ सकता है। दल या परिदल से जुड़ा हुआ है, या फिर ये क्या जुड़े हुए बेटा, आपस में ही जुड़े हुए हैं। दल मतलब पुंकेसर क्या करे हुए हैं, आपस में ही जुड़े हुए हैं। अगर ये दल से जुड़ा हुआ है बेटा, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, दल लग्न। जैसे कि बैंगन, यदि ये परिदल से जुड़े हुए हैं बेटा, तो क्या बोलते हैं, परिदल लग्न, जो कि किसमें होता है, लिली। तो ये पूछा जाता है बेटा, इसे कहते हैं आसंजन। यानी पुंकेसर किसी अन्य उपांग से जुड़ा हुआ है, तो या तो दल से जुड़ेगा या फिर परिदल से जुड़ा हुआ होगा, चिपका हुआ रहेगा। या फिर ये पुंकेसर आपस में ही जुड़ के क्या बना देते हैं, संघ बना देते हैं। अगर ये एक संघ बनाते हैं बेटा, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा, एक संघी, जिसमें सिर्फ क्या बनेगा, एक ही संघ बनेगा। पुंकेसर का कितना बनेगा बेटा, एक ही संघ। तो उसे क्या कहते हैं, ये किस में दिखाई देता है बेटा, गुड़हल के अंदर। तो संघ कब बनेंगे बेटा, जब बहुत सारे पुंकेसर होंगे। एक पुंकेसर होगा थोड़ी संघ बनेगा। तो जब बहुत सारे पुंकेसर किसी पुष्प में होते हैं, तो या तो वो एक संघ बनाते हैं, जैसे कि किसमें, गुड़हल में, या फिर 2 बंडल बनाते हैं बेटा, जैसे कि मटर में। तो मटर में 10 पुंकेसर होते हैं, तो 9 मिलकर एक संघ बनाते हैं और 1 मिलकर एक ही हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बनाता है बेटा संघ, तो वो किस में होता है, सिट्रस में। किसमें होता है, सिट्रस। एंड देन लास्ट आता है बेटा कि अगर किसी पुष्प में, इधर देखो,
अगर किसी पुष्प के अंदर कोई पुंकेसर कैसा है, पुतंतु छोटा, और किसी पुंकेसर के अंदर पुतंतु की लंबाई कैसी है, बड़ी, तो इसे कहते हैं बेटा पुंकेसर की पुतंतु की लंबाई में अंतर होना। ऐसा किस में देखा गया है? ऐसा देखा गया है बेटा साल्विया और सरसों। सरसों में पाई जाती बेटा चतुर्दीर्घी अवस्था, यानी इसमें 6 पुंकेसर होते हैं और 4 पुंकेसर कैसे होते हैं बेटा, लंबे, और 2 कैसे होते हैं, छोटे। साल्विया के अंदर होता है बेटा द्विदीर्घी अवस्था। द्विदीर्घी का मतलब होता है टोटल होते हैं 4, 4 में से 2 तो होते बेटा लंबे और 2 पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे। तो ये भी एनसीईआरटी ने आपको समझाया है भाई कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पुंकेसर की पुतंतु की लंबाई क्या हो, समान, असमान भी पाई जा सकती है, जिसके 2 एग्जाम्पल बेस्ट हैं। साल्विया में द्विदीर्घी और सरसों में चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी का मतलब कितने पुंकेसर है भाई, टोटल 6 पुंकेसर। 6 में से आपके 4 कैसे होंगे, लंबे, और 2 कैसे होते हैं, छोटे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाता है पुमंग के बारे में आपके इंफॉर्मेशन कि भाई पुमंग में पुंकेसर के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए। दल लग्न, परिदल लग्न, एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी, और पुतंतु की लंबाई में क्या होता है, अंतर। 5 डेटा बेटा आपको आने चाहिए पुमंग में। अब हम बात करते हैं, ये तो बेटा दल विन्यास का एनसीईआरटी में डायग्राम है, आपको अच्छे से देखना ही है, और इसमें देखो ना बेटा तो ध्यान रखना है आपको। ये देखो डायग्राम आ भी जाए तो नोटिस करना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो जब निश्चित दिशा होती है तो व्यावर्तित, और अगर कहीं पर 2 अंदर है पूरे के पूरे किनारे, ये देखो ये तो अंदर बाहर, ये दोनों कहाँ है बेटा, पूरे बाहर, तो इसे कहते हैं कोर छादी। और ये रहा बेटा वैक्सिलरी, ये था मानक, ये दोनों क्या थे, पंख, और ये क्या थे, कूटक। कूटक में कितने दल थे, 2, पंख में कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1। ये कौन सा है, अग्र, ये कौन सा है, पश्च। ये सबसे छोटे हैं बेटा, स्मॉलेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट। दिख भी रहा है ना बेटा डायग्राम के अंदर भी, सबसे लार्जेस्ट दल कौन सा है, मानक। नेक्स्ट आता है बेटा जायांग। तो जायांग आपको पता है बेटा, जायांग किससे मिलके बनता है, अंडप। अंडप के कितने भाग होते हैं, 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में क्या लगे होते बेटा, बीजांड, और बीजांड जो होते हैं वो हमेशा प्लेसेंटा पे लगते हैं। तो प्लेसेंटा पे बीजांड के विन्यास को क्या कहेंगे, बीजांड न्यास। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड न्यास। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा अगर किसी पुष्प में बेटा बहुत सारे अंडप है तो वो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। अगर अंडप जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं युक्तांडपी। अगर खुले रहते आपस में अलग अलग हैं उसे बोलते हैं वियुक्तांडपी। क्या बोलते हैं बेटा, वियुक्तांडपी। तो अंडप अगर बहुत सारे हैं तो जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी, और अगर अलग है तो वियुक्तांडपी। डन। चलिए, फूल मादा जननांग कौन सा होता है बेटा, जायांग। इसमें 1 या 1 से अधिक अंडप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बेटा हमेशा बहुत सारे हो, 1 अंडप भी हो सकता है। जैसे मैंगो में होता है, नारियल में होता है, उसमें क्या होता है, 1 ही अंडप होता है, 1 ही बीज होता है, 1 अंडप ही होता है पुष्प उसके अंदर। 3 भाग कौन से है भाई, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय कैसा भाग है, फूला हुआ भाग है। लंबी नलिका रूपी संरचना जिसे क्या कहते हैं बेटा, वर्तिका। और वर्तिका के जस्ट ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र जो होता है वो किसकी चोटी पर होता है बेटा, वर्तिका की चोटी पर होता है, जहां पे परागकण आकर क्या होते हैं, अवतरित होते हैं, अवतरण स्थल कह सकते हैं। अब प्रत्येक अंडाशय में नीचे की तरफ इसमें क्या लगे होते हैं बेटा, बीजांड। और बीजांड किस पर लगते हैं, चपटे गद्देदार बीजांडासन पर जुड़े। बीजांडासन क्या होता है, प्लेसेंटा, जिस पर वो बीजांड लगे होते हैं। ठीक है बेटा, जब 1 से अधिक अंडप होंगे तो वो जुड़े मुक्त भी हो सकते हैं, और मुक्त किस में होते हैं बेटा, गुलाब और कमल में। बहुत सारे होते पर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग। अगर बहुत सारे होते और जुड़े हुए होते बेटा उसे कहते हैं एपोकार्पस, या फिर हाँ अगर अलग अलग है बेटा तो वियुक्तांडपी, और अगर जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, किस में होता है जुड़े हुए, मटर में और टमाटर में, इसे क्या बोलते हैं बेटा, युक्तांडपी। तो ये तो डायग्राम बेटा आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा डायग्राम के साथ में एग्जाम्पल, कि जुड़े हुए किस में होते हैं, मटर और टमाटर में, और वियुक्तांडपी गुलाब और कमल के अंदर। 2 एग्जाम्पल्स हैं ये इसके अंदर। अब बेटा यहाँ पे जो बीजांड न्यास यानी कि आपका पुष्पासन आपका अंडाशय के अंदर
प्लेसेंटा कहाँ पर होता है, उसी पर ही तो लगता है बीजांड। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम से ही आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा। ये देखिए हमारे कोर्स में ये 5 बीजांड न्यास है। सबसे पहला बीजांड न्यास देखिए, मैं रेड पेन से क्या बना रही हूँ बेटा, प्लेसेंटा बना रही हूँ। प्लेसेंटा पर ही तो होता है कौन, बीजांड। सारे बीजांड किस पर होते हैं, प्लेसेंटा पे। तो रेड कलर को ध्यान से देखो, ये प्लेसेंटा है बेटा 1, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है रेड वाला, ये प्लेसेंटा है। समझ में आ रहा है, ये बीजांड है तो ये आधारी भाग है, ये नीचे की तरफ से दे रखा है बेटा। तो यहाँ प्लेसेंटा जो है आधारी भाग में कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, इस तरीके से। एक्चुअली जब अपन बनाते हैं ना बेटा, ऐसे देखो ना, ये वाला कौन सा बनाया है पता है इन्होंने, ये वाला बनाया है। तो नीचे की तरफ क्या है, ये प्लेसेंटा, और ये देखो ऐसे बनाया है इन्होंने। अब ये इन्होंने जो बनाया है बेटा, ये कहाँ से लिया, पर ये कंफर्म है बेटा, ये बीजांड जहाँ से भी निकलेगा उस भाग को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। ये ध्यान में रखना है। तो जल्दी से देखो प्लेसेंटा कैसा हो गया, लंबा, जिस पर क्या लगे होते हैं, बीजांड। प्लेसेंटा कहाँ आ गया, बीच में। और प्लेसेंटा बीच में आने से अंडाशय की जो गुहिका होती है उसमें क्या बन जाते बेटा, पट्ट बन गए। ये देखो, यानी अंडाशय की गुहिका जो है उसमें क्या बन गए, कोष्ठक बन गए। पर प्लेसेंटा कहाँ पर है, बीचों बीच में है। तो इसे कहते बेटा स्तंभीय, स्तंभ है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा कहाँ पर है बेटा, अंडाशय भित्ति से चिपका हुआ, तो ये भित्ति हो गया। प्लेसेंटा कहाँ है, बीच में, पर बेटा स्तंभ नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, मुक्त स्तंभीय। ये मुक्त स्तंभीय है। प्लेसेंटा हमेशा कहाँ पर है, केंद्र में। यहाँ पर भी प्लेसेंटा कहाँ है, केंद्र में, पर इसमें स्तंभ है तो क्या बोलेंगे, स्तंभीय, अक्षीय। ये कहाँ पर है, भित्तीय, अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ, इसलिए क्या हो गया, भित्तीय। और ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, बीजांड। तो बीजांड मतलब बीज कहाँ पर है, परिधीय भाग में। बीज कहाँ पर है, केंद्रीय भाग में। तो भैया जहाँ जहाँ प्लेसेंटा है वहाँ वहाँ पर क्या है, बीज है। यहाँ पे ये रे बीज, तो ये इसको कहते हैं बेटा सीमांत बीजांड न्यास। ठीक है। और इसमें जनरली कितना होता है बेटा, बीजांड जनरली कितना होता है बेटा, एक बीजांड, जबकि बाकी सब में कितने बीजांड है बेटा, एक से अधिक, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे। आधारी में सिर्फ कितना बीजांड होता है बेटा, एक ही होता है। तो चलिए भाई थ्योरी पे चलते हैं अपन। यस, बीजांड न्यास, अंडाशय में लगे रहने का क्रम, किसका क्रम, बीजांड का। बीजांडासन पर क्रम जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, बीजांड न्यास। सीमांत बीजांड न्यास में अंडाशय के अधर सीवनी के साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। यानी कि सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर तल पे क्या होता है, लंबा होता है बेटा। जो मैंने लाइन बनाई थी ना, वो सीवनी के साथ साथ चलता है। मटर की फली जो अपन छीलते हैं ना, तो अधर सीवन के साथ में प्लेसेंटा भी चलता रहता है यहाँ पे। और उसमें आपके जो भी बीजांड होते हैं वो 2 कतारों में होते हैं, एक इधर और एक इधर, वो तो पता ही होगा। ऐसा किस में होता है बेटा, मटर में। फिर आता है अक्षीय बीजांड, क्या हो जाता है, बहुकोष्ठीय, अंडाशय पर लगा होता है। यानी बीजांड कहाँ पे लगे हैं, जिसमें अंडाशय में कितने कोष्ठक होते हैं, बहुत सारे। तो ये ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्तंभीय। तो स्तंभीय बीजांड न्यास जो होता है वो किस में पाया जाता है, गुड़हल, टमाटर और नींबू। गुड़हल, टमाटर और नींबू। तो ये रहा बेटा, गुड़हल, टमाटर और नींबू। इनमें कैसा होता है बेटा, बहुकोष्ठी। अंडाशय कैसा है भाई, बहुकोष्ठी हो गया ना बेटा, एक कोष्ठ थोड़ी है। कैसा है यहाँ पे, बहुकोष्ठी। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल था बेटा, मटर। और ये जो कूटक होता है ना, ये कटक कहते हैं बेटा, कटक। कटक पे बीजांड लगे होते हैं। तो प्लेसेंटा पे छोटे छोटे एक कटक होता है, जिससे अपन मटर छीलते हैं ना, तो एक छोटी सी डंडी होती है, तो वो प्लेसेंटा से जुड़ी भी रहती है। ठीक है। फिर आता है बेटा भित्तीय। तो भित्तीय में देखिए, परिधीय, अंडाशय एक कोष्ठीय होता है बेटा, देखा होगा आपने। भित्तीय में कोष्ठ कितना था, एक ही था। आभासी पट्ट अगर बनता है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो कोष्ठ है ना भित्तीय वाला, वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या बेटा, सरसों और आर्जीमोन। भित्तीय के 2 एग्जाम्पल है बेटा, सरसों और आर्जीमोन। और अगर बीजांड अक्ष में होता है और पट्ट नहीं होते बेटा, मुक्त स्तंभीय, तो क्या हो जाएगा, डायंथस और प्रिमरोज। तो ये लीजिए बेटा, भित्तीय के 2 एग्जाम्पल हो गए, कौन से, सरसों और
आर्जिमोन, इसी तरीके से मुक्त स्तंभीय कौन से भाई, डायंथस और प्रिमरोज। इसमें तो मैंने बता ही दिया बेटा, आधारी में दो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है बेटा गेंदा और एक होता है सूरजमुखी। इसमें बेटा एक एक ही अंडप होता है ना। ये रहा बेटा आधारी बीजांड न्यास में यहाँ पर आधार पर होता है बीजांडासन, और इसमें कितना बीजांड होता है भाई, एक। और एग्जाम्पल क्या बेटा, सूरजमुखी और गेंदा। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा क्या खत्म हुआ बेटा, पुष्प खत्म। तो पुष्प में आपको बहुत सारी चीजें पता चली बेटा, दल विन्यास पता चला, पुष्प के प्रकार पता चले, पुमंग के बारे में पता चला, जायांग के बारे में पता चला। पुमंग में आपको ससंजन, आसंजन, पुतंतु की लंबाई है ना, और जायांग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात पता चली, युक्तांडपी, वियुक्तांडपी है ना, बीजांड न्यास पता चला कितने प्रकार का होता है डायग्राम के आधार पे। अब आता है बेटा फल। फल हमेशा निषेचन के बाद किससे बनता है, अंडाशय से। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है बेटा कि अगर आपका कोई भी अंडाशय परिनिषेचन के बाद में होता है बेटा तो वो क्या बनाता है, फल। और बिना निषेचन के अगर कोई भी फल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, अनिषेक फलन। तो ये फल के प्रकार हो गए बेटा, जो अंडाशय से बनेंगे उसे क्या कहेंगे, सत्य फल, और जो बिना निषेचन के बनेंगे और जो ऐसे होंगे उससे क्या कहेंगे बेटा, अनिषेक, असत्य फल और या फिर अनिषेक। अनिषेक फल भी क्या है बेटा असत्य ही है, क्योंकि इसमें निषेचन तो हुआ नहीं है बेटा। फल भित्ति, अंडाशय की भित्ति क्या बनाती है बेटा, फल भित्ति बना लेती है, जिसमें बीज होते हैं। फल भित्ति या तो कैसी हो सकती है, शुष्क या फिर गूदेदार। और अगर फल भित्ति मोटी होती है और गूदेदार होती है बेटा तो उसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, तीन भागों में बांट सकते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो किसी भी फल भित्ति को तीन में बांटने के लिए फल भित्ति कैसी होनी चाहिए, मोटी। पतली को कैसे बांटोगे बेटा, तो अगर फल भित्ति मोटी है तो फल भित्ति अगर मोटी होगी तो उसको आप कितने भागों में बांट सकते हो बेटा, तीन भागों में बांट सकते हो। कौन कौन सी, बाह्य, मध्य और भीतरी। पतली को नहीं बांट सकते हो, ध्यान रखना इसका। अब आता है बेटा हमारे कोर्स में दो एग्जाम्पल है, आम और नारियल, दो प्रकार के हैं यहाँ पे। तो आम और नारियल किस प्रकार का फ्रूट है बेटा, अष्ठिल। अष्ठिल फ्रूट का एक ही लक्षण होता है कि भैया इसकी जो अंतः फल भित्ति होती है ना बेटा वो कठोर होती है, ये वाला। ड्रूप किसे कहते हैं, जिसकी अंतः फल भित्ति कैसी होती है, कठोर। बाकी सब तो बेटा नॉर्मल कंडीशन है कि ड्रूप अगर होता है बेटा तो ड्रूप के अंदर अंडक कितने होते हैं, एक। ओवरी कौन सी होती है, सुपीरियर। तो बेटा पुष्प कैसा हुआ इसमें, हाइपोगाइनस। मैंने अभी अभी सिखाया बेटा कि जिसमें पुष्प, जिसके पुष्प में अंडाशय ऊपर होता है उसको कौन सा पुष्प कहेंगे, हाइपोगाइनस। तो आम और नारियल में पुष्प कैसा होगा, हाइपोगाइनस। और इसमें कितना बीज होगा बेटा, एक ही होता है। अंडक भी एक और बीज भी एक, चाहे वो नारियल हो चाहे वो आम हो। और ओवरी हमेशा कैसी होती है, सुपीरियर होती है। ठीक है बेटा। आम में फल, ये तो बता ही दिया था। अब आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, गूदेदार और खाने योग्य भाग कौन सा होता है, हमेशा मध्य फल भित्ति। यानी पूछा जाता है बेटा यार, आम के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य फल भित्ति। और अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है तो उसमें बेटा भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है, भ्रूणपोष। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि अगर आम की बात आती है बेटा तो आम के अंदर ये हो जाएगी बाह्य फल भित्ति, ये हो जाएगी मध्य फल भित्ति और ये हो जाएगी अंतः फल भित्ति। तो ये तो अंतः फल भित्ति तो कैसी होती है, कठोर, पथरीली। आम के अंदर ऐसी की ऐसी अगर मैं नारियल में लिखूं बेटा तो नारियल के अंदर भी अंतः फल भित्ति कैसी होती है भाई, कठोरी तो होती है। तो यही किसका लक्षण होता है, अष्ठिल। मध्य फल भित्ति यहाँ पर कैसी होती है, खाने योग्य, लिखा है ना। मध्य फल भित्ति कैसी होती है, गूदेदार। किसमें, आम में। पर अगर मैं वही नारियल की बात करूं बेटा तो नारियल में कैसी होती है, तंतुमय।
कैसी होती है बच्चों? तंतुमय। तो ये गूदेदार तो किसके लिए है? आम के लिए। तंतुमय किसके लिए है? नारियल के लिए। तो ये थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना कि आम के लिए मध्य फल भित्ति कैसी होती है? गूदेदार। और नारियल में कैसी होती है? तंतुमय। प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अंतःफल भित्ति कैसी होती है? खाने योग्य। मध्य फल भित्ति, सॉरी, खाने योग्य। और नारियल के अंदर अंतःफल भित्ति तो कैसी बेटा? कठोर। मध्य फल भित्ति कैसी बेटा? तंतुमय। और बाह्य फल भित्ति यहाँ पे नारियल की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो नारियल की यहाँ पे जैसे मान लो आम की मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आम के लिए कर रहे हैं अपन, तो आम की बाह्य फल भित्ति जो होती है बेटा, ये कैसी होती है? पतली। और यहाँ पर कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी। तो ये मोटी के लिए हो गया, और ये बाह्य फल भित्ति किसके लिए हो गया बेटा? आम के लिए। अब मैं बात कर रही बेटा नारियल की, तो नारियल के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है? भ्रूण पोष। ये होता है बेटा। और ये डायग्राम एनसीईआरटी का आप लोगों को पता होना चाहिए। आम के अंदर ये पूछा जाता है बेटा, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंदर की तरफ क्या होता है बेटा? एक ही बीज होगा। और ये अंतःफल भित्ति जो गुठली होती है वो क्या है? अंतःफल भित्ति। जो हम खाते हैं वो क्या है? मध्य फल भित्ति। और जो छिलका है बेटा, जो छीलते हैं अपन, वो क्या है? बाह्य फल भित्ति। देन नारियल में देख लो बेटा, अंतःफल भित्ति जो फोड़ते हैं वो अंतःफल भित्ति, और जो हम छीलते हैं वो फाइब्रस होती है ना बेटा, तंतुमय, वो मध्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति दिखाई नहीं है बेटा इन्होंने, बाह्य फल भित्ति नारियल की नहीं दिखाई है, ध्यान रखना है इसका। सिर्फ मध्य और अंतः बताइए। पता चला उसके बराबर इसके अंदर जबरदस्ती आप एरो बना रहे हो, ठीक है। देन आता बेटा लास्ट में बीज। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बीज। बीज किससे बनता है बेटा? बीजांड से। और किसी भी बीज के अंदर कितने भाग होते हैं बेटा? 2। किसी भी बीज की संरचना बनानी है ना बेटा, तो बीज में 2 भाग कौन से होंगे? एक तो होगा बीजावरण, और दूसरा भाग कौन सा होता है? भ्रूण, ठीक है। और किसी भी भ्रूण में क्या होगा? मूलांकुर और भ्रूणीय अक्ष। भ्रूण में क्या क्या होता है भाई? मूलांकुर होता है, भ्रूणीय अक्ष। आप इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा, मैं बताती हूँ इसको, आपको अगर समझना है ना तो 2 भाग भी बना सकते हो, भ्रूणीय अक्ष और भ्रूणीय अक्ष पर मूलांकुर और प्रांकुर। और इसके अलावा भ्रूण में क्या होता है? बीज पत्र। एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है बेटा। तो ये है एक बीज की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करते बेटा द्विबीज पत्री बीज की। बहुत सिंपल है बेटा, ये देखो द्विबीज पत्री बीज के अंदर 5 बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको टैग करके दिखा रही हूँ कि ये आपको आनी चाहिए। किसी भी द्विबीज पत्री बीज की बात करते हैं बेटा, तो ये देखिए यहाँ पर ये बीज है, और इसके अंदर इस बीज का जो आवरण होता है बेटा, ये अध्यावरण होता है। ये कौन सा अध्यावरण है बेटा? बाह्य अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण निषेचन के बाद क्या बनाता है? टेस्टा। क्या बनाता है बेटा? टेस्टा। और ये कौन सा है? आंतरिक अध्यावरण। तो आंतरिक अध्यावरण क्या बनाता है भाई? टेगमेन। तो निषेचन के बाद आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है? टेस्टा। इनर क्या बनाएगा? टेगमेन। ये जो आपको संरचना दिख रही है बेटा, ये प्लेसेंटा से निकली थी, याद करो। इसे कहते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। और ये ऊपर वाला भाग जो आपको दिख रहा है बेटा पूरा, इसे कहते हैं बीजांड। तो बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़ने वाला ये जो भाग दिख रहा है, ये जो मैं डार्क बना रही हूं, इसे कहते हैं बेटा हाइलम। क्या कहते हैं बच्चों? हाइलम। तो हाइलम किसे कहेंगे बताइए? बीजांड और बीजांड वृंत का संधि स्थल क्या कहलाता है? हाइलम। और जहां पे अध्यावरण नहीं दिख रहा है तुम्हें, या बीच में ये वाली जगह, इसे कहते हैं बेटा बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे बीजावरण की 2 सतह होती है, बाहरी बीज चोल और भीतरी। भीतरी को क्या बोला इन्होंने? टेगमेन। यानी बीजावरण के 2 भाग, टेस्टा और टेगमेन। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह ऊर्ध्व होता है जहां पर बीज फल से जुड़ा रहता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। ये रहा बेटा। तो हाइलम जब क्योंकि इसके बाहर क्या है बेटा? अंडाशय। अंडाशय क्या बनाता है? फल। उस फल में क्या प्रेजेंट है? बीज। तो इसी से वो जुड़ा रहता है। तो ये एक शत चिन्ह हो गया।
प्रत्येक बीज नाभिक के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, बीजांड द्वार। ये रहा नाभिक और इसके ऊपर क्या है, छिद्र, बीजांड द्वार, जहां से पराग नली कहाँ जाती है, बीजांड के अंदर जाती है। बीजावरण हटने से बीज पत्र देखते हो बेटा, और भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होगा इसमें, और भ्रूणीय अक्ष में कितने बीज पत्र होते बेटा, 2, नाम से ही पता चल रहा है। द्विबीज पत्री तो बीज पत्र कितने होंगे बेटा, 2 ही तो होंगे ना। और बीज पत्र में क्या होता है, संचित भोजन, और संचित भोजन और इस अक्ष के यानी जो भ्रूणीय अक्ष बीच में होता है ना, उसके ऊपर तो होता है प्रांकुर और नीचे क्या होगा, मूलांकुर। अगर मैं बीज का डायग्राम बनाती हूँ बेटा, ये रहा भ्रूणीय अक्ष, ये रहे 2 बीज पत्र, ऊपर क्या होगा, प्रांकुर, और नीचे क्या होगा, मूलांकुर। तो यही तो कह रहा है बेटा, बीच में ये क्या है, भ्रूणीय अक्ष, और भ्रूणीय अक्ष के दोनों तरफ क्या है भाई, बीज पत्र, यही लिखा हुआ है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को क्या कहते हैं, मूलांकुर। ऊपरी भाग को, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप पत्तीदार भाग को क्या बोलते हैं, प्रांकुर, बीज पत्र के ऊपर। ठीक है बेटा। फिर यहाँ चना मटर भ्रूणपोष कैसा होता है, बहुत पतला। वैसे तो बेटा द्विबीज पत्री में भ्रूणपोष रहता नहीं है, सारा भ्रूणपोष का खाना कहाँ चला जाता है, बीज पत्र में चला जाता है। इसमें कुछ अपवाद है बेटा कि द्विबीज पत्री बीज के अंदर भी भ्रूणपोष बच जाता है, वैसे बचता नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर, द्विबीज पत्री का अपवाद, क्योंकि जनरली द्विबीज पत्री में भ्रूणपोष नहीं होता, तो इसीलिए इसको क्या बोलते बेटा, अभ्रूणपोषी बीज। पर अपवाद कौन है भाई, कैस्टर, अरंडी का जो बीज होता है वो द्विबीज पत्री होते हुए भी क्या रख रहा है, भ्रूणपोष, जबकि होना नहीं चाहिए। तो ये एक अपवाद है भाई। लास्ट आता है बेटा एक बीज पत्री बीज। बीज पत्र कितना होगा, एक। भ्रूणीय अक्ष कहाँ पे होगा, पार्श्व में, इसमें केंद्र में था ना, इसमें पार्श्व में, और बीज पत्र एक है तो भ्रूणपोष भी क्या होगा, बचेगा। तो अब इसमें देखिए बेटा, एक बीज पत्री, इसमें कुछ अभ्रूण, ये रहा अपवाद बेटा। अपवाद में क्या नाम है, ऑर्किड, उधर क्या था अपवाद, कैस्टर, इधर अपवाद क्या है, अरंडी। अब इसमें एग्जाम्पल मक्का, उधर क्या था, चना था, मटर था। अब एक बीज पत्री बीज के अंदर भ्रूणपोष बचेगा ना बेटा, जबकि उधर नहीं था। तो एक बीज पत्री जनरली कैसे होते बेटा, भ्रूणपोषी। ठीक है, भोजन का संग्रहण करते हैं। बाहरी भ्रूण से एक प्रोटीन सतह होती है बेटा, जिसको क्या कहते हैं, एल्यूरोन की परत। तो ये देखिए बेटा, मान लेते हैं ये यहाँ पे एक मक्के का बीज है, ये यहाँ पर इसका भ्रूणपोष है बेटा, बचा हुआ, और ये मक्का है, तो इस भ्रूणपोष में क्या होगा, प्रोटीन, और इसकी जो लेयर होती है बेटा, ये एल्यूरोन की लेयर होती है, क्योंकि एल्यूरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो एल्यूरोन परत किसको घेरती है बेटा, प्रोटीन से बने हुए भ्रूणपोष को घेरती है। एल्यूरोप्लास्ट समझते हो, जिसमें प्रोटीन रिच लवक होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट ज्यादा क्यों है, प्रोटीन रिच है ये, तो इसके भ्रूणपोष में ज्यादातर क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट होता है। तो परत को क्या बोल दिया अपन ने, एल्यूरोन की परत बोल दी। इनकी गुणिता क्या होती है भाई, निषेचन के बाद बनता है ना 3n, एल्यूरोन परत भी क्या हो जाएगी 3n। और यहाँ पे ये बीज पत्र है बेटा, इसका एक विकसित, और यहाँ पर ये भ्रूणीय अक्ष कहाँ आ जाता है, साइड में, और इसी भ्रूणीय अक्ष के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रांकुर, नीचे क्या हो जाएगा, मूलांकुर। और इनको कवर करने वाला बेटा एक अतिरिक्त संरचना होती है, जिसे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं, जो इसको सुरक्षा देता है। तो ये देख लीजिए बेटा, प्रोटीन की सतह अलग हो जाती है, एल्यूरोन परत, भ्रूण का आकार कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, और यह भ्रूणपोष के किनारे खांच में स्थित होता है। ये रहा बेटा खांच में, इधर एक बड़ा ढालाकार शील पत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्कैटुलम। तो ये जो मैंने बीज पत्र बनाया ना बेटा, इस बीज पत्र को क्या बोलते हैं, स्कैटुलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो स्कूटेलम क्या है, बीज पत्र ही तो है, जो विकसित हुआ है, बड़ा ढालाकार होता है ये। ठीक है, एक बड़ा ढालाकार बीज पत्र होता है, और एक छोटा सा अक्ष होता है, जिसके ऊपर क्या लगेंगे बेटा, यही प्रांकुर और मूलांकुर। और ये दोनों किससे कवर रहते हैं बेटा, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल से। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान होनी चाहिए, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया। ये रहा आपका भ्रूणपोष, चारों तरफ ये एल्यूरोन की परत। बीजावरण बेटा हमेशा अंडाशय भित्ति से चिपका हुआ रहता है, ध्यान रखना। इसका बीजावरण आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट में विभेदित नहीं होता, यानी कि एक बीज पत्री बीज का जो बीजावरण होता है वो किससे चिपका हुआ रहता है, अंडाशय भित्ति से।
किससे चिपका? अंडाशय भित्ति से। तो इसमें बेटा ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट वाला चीज नहीं होता है, वो सिर्फ किस में होता है? द्विबीजपत्री बीज में। ये रहा यहाँ पे अक्ष साइड में, प्रांकुर को कौन कवर कर रहा है? प्रांकुर चोल, मूलांकुर को मूलांकुर चोल, और ये देखो ये साइड में ये जो भी है बेटा ये बीजपत्र है, जिसे क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। और यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी के डेटा हैं बेटा वो बहुत कम है, इसे आप बहुत अच्छे से करिए, रिवाइज करिए इसे, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है बच्चों।